के कॉन्सेप्ट कम थे, लेकिन अब की बार कॉन्सेप्ट अच्छे दे रखे हैं, मतलब कोई चीज़ को समझना है तो अच्छे से। कॉन्सेप्ट अच्छा, हाँ सही है। कल हमारा जो एक पीछे गया हुआ टॉपिक था उसमें हमें सौर विकिरण पढ़ा था। सौर विकिरण कितनी है, कितने किस प्रकार से आती है, पार्थिव विकिरण क्या है, उसके अलावा तरंग दैर्ध्य उसका क्या रहेगा, उसके अलावा सूर्य ताप की भिन्नता कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी, और नति कोण के बारे में भी जिक्र किया था, और दिन की अवधि के बारे में बात किया था। जी सर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है, तो दिन की अवधि, रात की अवधि नहीं है, या दिन की अवधि बड़ी कहां पर होगी? दिन की अवधि दक्षिण गोलार्ध में होगी। दिन की अवधि कहां पर बड़ी होगी? दक्षिण गोलार्ध में। हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में कहां पर? मकर रेखा पे जहाँ पे मतलब वो पड़ रही है सीधी किरण है, मतलब अगर वैसे वैसे देखें तो अगर 6 महीने का दिन उस हिसाब से पूछ रहे हो तो दक्षिणी हाँ, गोलार्ध के वो दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव को होगा गोलार्ध 6 महीने पर। का, हाँ, 6 माह का। अब देखो, अगर आप जी जैसे सर। दक्षिणी गोलार्ध में जैसे सूर्य है, जैसे हम पृथ्वी को गोल बनाते हैं, गोल बनाने के जी बाद सर। में सिर्फ एक मकर रेखा खींचते हैं, तीनों रेखाएं ना खींचकर। अब उस पर ठीक सूर्य है। है ना, मकर रेखा पर, तो जी अब दक्षिणी ध्रुव के, दो दक्षिणी ध्रुव है ना, वहां पर 6 महीने का दिन है। उसके बाद में जी दिनों की जो दिन की संख्या है ना, वो छोटी होती जाएगी। जी तो कहने का मतलब है, जो उत्तरी गोलार्ध आएगा ना, वहां पर तो अब सूर्य तो एक ही जगह पर है, वो उत्तरी और दक्षिणी में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक इफेक्ट माना है, वो है मकर रेखा। तो दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर अगर 6 महीने का दिन है ना, तो उत्तरी गोलार्ध पर है 6 महीने की रात है। वहां दिन तो दिन है ही नहीं, वहां पर तो 6 महीने की रात है। जी सर। ये थोड़ा सा, क्योंकि अब की बार असिस्टेंट प्रोफेसर में एक अच्छा क्वेश्चन था इसके संदर्भ में, उसने अक्षांश वगैरह पूछ के डाले हुए थे। वो सीधा ही पूछ सकता है, जैसे इसमें 4 दे रखे हैं, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 90। अगर सीधा ही पूछ ले कि भी 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है, तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दिन की अवधि क्या होगी? तो 14 घंटे 52 मिनट की होगी। सीधा फैक्ट पूछ सकता है। आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का जी ऊष्मा सर। बजट। चलो शुरू करें सर। जी सर। अब जो ठीक नहीं है, आया वो अब तक नहीं आया तो वो आएगा भी हाँ नहीं। आ जाएगा, आ जाएगा, सही है, बाद में देख लेंगे। हम्म, चित्र 9.2 पृथ्वी के ऊष्मा बजट को दर्शाया गया है। हम्म, पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है, न तो अपने हम्म, पास रखती है, और न ही हम्म, उसमें हरास करती है। अगर उसके पास उष्मा आ गई तो ऐसा नहीं है कि उसके 70% यूज कर लिया, और या 10% अपने पास रख ली और 90% वापिस छोड़ दी। वो 10% भी क्या करे, वो अपने पास रखती है ना, उसको भी वापिस कर देती है, वो पार्थिव विकिरण के जी रूप में। तो ये है कि जितना लेती है ना, उतना ही वापिस छोड़ती है। ये अच्छा कथन है। जी सर। यह अपने तापमान को स्थिर बनाए रखती है। कौन रखती है? पृथ्वी तापमान को स्थिर बनाए रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य की किरणें द्वारा, सूर्य की विकिरण द्वारा सूर्य तप के रूप में प्राप्त उष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचारित ताप बराबर हो। दोनों ताप बराबर होगा, 100 ही लेगी तो 100 ही वापिस यूनिट करेगी। मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऊपरी सतह की बात हो रही है, किसकी? वायुमंडल की। प्राप्त सूर्य तप 100% है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100% सूर्य तप प्राप्त होता है शोभ मंडल पर, आयन मंडल पर, बहिर्मंडल पर और वायुमंडल की ऊपरी परत पर या धरातल पर। तो हम ज्यादातर यही सोचने लग जाते हैं कि धरातल पर ही होगा, पर धरातल पर नहीं है 100%, क्योंकि धरातल का सूर्य बजट, ताप बजट अलग है धरातल का, और वायुमंडल का अलग है। सूर्य प्रतिशत 100% है। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित हो जाता है, परकिरणित हो जाता है एवं अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। 100 इकाई में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। ये पूछता है।
ये थोड़ा सा आंकड़ों का फैक्ट रखना, 35 को आप 36 नहीं कर सकते और 35 को आप 34 भी नहीं कर सकते, सिर्फ 35 ही रखना पड़ेगा उसको। उसके बाद में 27 इकाइयां हैं वो बादलों के रूप में, अंडरलाइन करना बादलों को, बादलों के रूप में ऊपरी छोर से, तथा 2% इकाइयां हैं पृथ्वी के हिमाच्छादित भाग से परावर्तित हो जाती है, पृथ्वी के हिमाच्छादित भाग से परावर्तित हो जाती है, यानी कि 2% वो आती जरूर है, परंतु 35, 27 और 2, ये 3 आंकड़े हैं। इन तीनों आंकड़ों में से वह कौन सा आंकड़ा है जो पृथ्वी को छूता है? सिर्फ 2% वाला हिस्सा है ना, वो ही छूता है पृथ्वी को, बाकी तो 35 इकाइयां और 27 इकाइयां है ना, वो तो ऊपरी परावर्तित हो गई या वहां रह गई। उसके बाद में है मानचित्र इसका। मानचित्र को एक बार पूरा पढ़ने के बाद में देखें ना, एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में समझ में आ जाएगी। हिमाच्छादित क्षेत्रों से परावर्तित होकर लौट जाती है सौर विकिरण, इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को अंडरलाइन करना, परावर्तित मात्रा को, परावर्तित मात्रा को क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। प्रथम प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयां अवशोषित होती है, किसके द्वारा? धरातल के द्वारा और वायुमंडल के द्वारा। 14 है वायुमंडल के द्वारा और 51 है पृथ्वी के धरातल के द्वारा। तो धरातलीय कितना है? इसका मान 51 है और वायुमंडल का कितना है? 14। किस में से? 65 में से, 100 में से नहीं है, उस 65 का है ये, क्योंकि उसमें से जो 35 और 27 थी ना वो बादलों में रह गई, जो 27 थी वो बादलों में रह गई, वो भी वायुमंडल में ही है, परंतु एक इकट्ठा जब वायुमंडल का ज्ञात करेंगे ना तो वो 27 भी जुड़ जाएगी और ये 14 भी जुड़ जाएगी। 51 पृथ्वी के धरातल पर है, पृथ्वी का अवशोषित ये 51 इकाइयां ही पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। इसी के साथ में एक छोटा सा इसके साथ क्वेश्चन भी बन जाता है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली 100 इकाइयों में से कितनी इकाइयां हैं जो पार्थिव विकिरण का रूप लेती है? 51। ठीक है, इसमें से 17 इकाइयां तो सीधे अंतरिक्ष में, सीधे डायरेक्ट अंतरिक्ष में, जैसे पृथ्वी ने पार्थिव विकिरण के द्वारा छोड़ते ही वो सीधा का सीधा डायरेक्ट अंतरिक्ष में चली गई, न तो उसको वायुमंडल रोक सका, न उसको संगनन के द्वारा किसी भी प्रकार से, न उसको जल की बूंदे रोक सकी, कोई नहीं रोक सका उन 17 को, तो वो 17 की 17 सीधी तो चली गई अंतरिक्ष में। बाकी बची 34 इकाइयां वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है। उन 34 इकाइयों को कौन कौन अवशोषित कर रहा है? उन 34 को 6 इकाइयां तो स्वयं वायुमंडल खुद कर लेता है, 9 इकाइयों को सवन के जरिए, सवन यानी कि जो सवनीय धाराएं चलती है या सवन के द्वारा जरिए, और 19 इकाइयों को संगनन की गुप्त उष्मा के रूप में, संगनन की गुप्त उष्मा के रूप में 19 इकाइयों को, जैसे पानी गर्म होता है पृथ्वी के ऊपर, पानी गर्म होता है, गर्म होने के बाद में वो भाप बनता है, और भाप बनता है तो वो गर्म होता है, जब भाप गर्म होती है ना तो उस भाप के अंदर है वो 19%, वनस्पति के अंदर है वो 19%। तो इकाइयां संगनन की गुप्त उष्मा, अंडरलाइन करना इस गुप्त को, गुप्त उष्मा के रूप में जो हमें सापेक्ष दिखाई नहीं देती। उसके बाद में वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। ये 48 इकाइयां कौन कौन सी है? 14 तो वायुमंडल द्वारा वापिस आई थी जब हमने 65 से निकाला था, उसके अलावा 27 इकाइयां वो थी, 27 और 4 कितने हो गए? सर इस तरीके से नहीं है सर, 27 नहीं जुड़ेंगी वो। ये सर थोड़ा अलग तरीके से सर। अच्छा क्या चलो होता है देख जैसे लेते जो हैं इसमें, 35 एक सेकंड मैं इसको ना इसको तापमान तक पूरा पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद में मानचित्र देखेंगे तो सारी स्पष्टीकरण है उसमें हो जाएगा। चलो ध्यान रखना इसके बारे में। 48 इकाइयों का अवशोषण होता है वायुमंडल के द्वारा, जिनमें से 14 इकाइयां सूर्य तप की ओर से और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण की ओर से। वायुमंडल के विकिरण द्वारा उनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है, भी अपने पास कुछ समय के लिए रखती है परंतु वापस उसको लौटा देती है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयां 17, 48, जिनका योग 65 है। ये आसमान से धरती की तरफ तो 65 आता है,
और उसके बाद में वापस भी 65 इकाइयों के रूप में वापस जाता है। उसके बाद में सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण का कुछ दिया हुआ है मानचित्र सा, उसके बाद में देखेंगे तीनों मानचित्रों को इकट्ठा। शुद्ध विकिरण संतुलन में अनुदैर्ध्य परिवर्तन के बारे में, ये जिनका योग 65 होता है, वापस लौटने वाली इकाइयां उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। यही पृथ्वी का उष्मा बजट है अथवा उष्मा संतुलन है, उपनाम है इसका उष्मा संतुलन भी। यही कारण है कि उष्मा के इतनी बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी न तो बहुत गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी की सतह पर कुल उष्मा बजट में भिन्नता, जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष सरप्लस पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन पाया जाता है, कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन पाया जाता है। चित्र 9.3 में पृथ्वी वायुमंडल तंत्र शुद्ध विकिरण व अंतरिक्षीय भिन्नता को दर्शाया गया है। यह चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में अधिक है। शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच में अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास कमी डिफेक्ट पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वित पुनर्वित होता है। ताप ऊर्जा होता है ध्रुवों की ओर पुनर्वित होता है। फलस्वरूप उष्ण कटिबंधीय ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो पाती है और न ही उच्च अक्षांश पर अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह वो जमते हैं। अब लेते हैं इसको। अब बात करते हैं कि वायुमंडल का कितना उष्मा बजट। वायुमंडल का टोटल उष्मा बजट कितना है? 48 सर, 48। लघु तरंगों द्वारा अंतरिक्ष में प्रकीर्णन के द्वारा 6%। ये 48 कौन कौन से अंक है? सर 17 तो उसने डायरेक्ट अवशोषण करी थी सूर्य से हाँ, ही, पहले आने वायुमंडल से ने। पहले। हाँ हाँ, हाँ। और 34 वो थी जो पृथ्वी से अलग अलग फॉर्म में गई थी, पार्थिव विकिरण, उनको अवशोषित किया था उन्होंने। तो कितनी हो गई? उनमें से गई थी जैसे कि 6 ये तो तो उसने 51 हो डायरेक्ट गया। अवशोषित कर ली थी। वो 51 हो गया। 34 तो 34 और 14 तो 48 ही तो हुआ सर। वायुमंडल का ही 17 तो बताए। पूछ रहा। मैं सिर्फ वायुमंडल का उष्मा बजट पूछ रहा हूँ। आपने एक तो 17 बताया था और एक 34 बताया, तो 17 दूना 34, 17 तिया 51 हो गया ये तो। काम गए थे सर। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, 14 उसने अवशोषित किया था ना। अच्छा, 14 14। क्या? हाँ 14 अवशोषित किया था उसमें, फिर 34 ये हो गया। मतलब 14 तो उसने डायरेक्ट सूर्य वाली अवशोषित करी थी, और 34 जो पृथ्वी से गई थी पार्थिव विकिरण, वो अवशोषित करी थी, तो टोटल 48 हो गया। डायग्राम को समझाओ कोई। बात कर लेते हैं डायग्राम पर। सुशीला मैम थोड़ा सा माइक। लघु तरंगे कौन सी है? पहला डायग्राम है लघु तरंगों के द्वारा सौर विकिरण। लघु तरंगे वो है जो पृथ्वी पर आती है, कहाँ से? सूर्य की तरफ से, वो लघु तरंगे। उन लघु तरंगों में से टोटल 100% है वो। इसके अलावा 6% है ना, जिसके डायग्राम के पश्चिम में जो लिखा हुआ है 6%, ये है प्रकीर्णन स्कैल्टरिंग के द्वारा। परंतु ये गई नहीं है, ये यहीं खत्म हो गई। 6% स्कैल्टरिंग के द्वारा एक दूसरे के जो प्रकाश के कण थे या प्रकाश के कण है वो फैल गए। जिस प्रकार से वृक्ष के नीचे छाया नहीं होती है, परंतु वृक्ष के नीचे जो उजाला होता है वो कणों के या फिर कणों के प्रकीर्णन के द्वारा, उसको तो प्रकीर्णन नहीं कहेंगे। चलो देखते हैं उसमें।
उसके बाद में इधर है अंतरिक्ष द्वारा परावर्तित बादलों में है 27 और पृथ्वी द्वारा है 2। तो ये टोटल कितने हो गए? 27 और 2 29 और 29 6 35 हो गए। 35 और 65। 35 का तो इस तरफ आंकड़ा दे रखा है और 65 का इस तरफ आंकड़ा दे रखा है। मेरा क्वेश्चन अभी भी सोल्व नहीं हुआ सर। 48 ही है क्या उसका? वायुमंडल का तो 48 है सर, शॉर्टिंग। तो कीवी मैम आप समझा तो थोड़ा सा, अगर आपको डायग्राम थोड़ा सा हो तो। देखो सर, लघु तरंग आई 100, ठीक है, 100 इकाई लघु तरंग आई। उसमें से हम जब पढ़ते हैं ना कि पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, एल्बिडो का मतलब वो है जिसका अवशोषण किसी ने भी नहीं किया, वो लघु तरंगों के रूप में ही पृथ्वी की तरफ आई और लघु तरंगों के रूप में ही पृथ्वी से लौट गई। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वो एल्बिडो वाली कौन सी है। तो जो 27 तो थी ना, परावर्तित हो रही है। जब कोई भी किरण परावर्तित होती है ना, तो उसकी तरंग दैर्घ्य बदलती नहीं है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जो 27 बादलों से हुई, उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई, वो वापस से लघु तरंगों में वापस लौट गई। पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करके आ गई, बर्फ के ऊपर आके गिरी। हमने पढ़ा है कि बर्फ का एल्बिडो 90 से 99 के बीच होता है। तो यानी कि वो जो 2% है वो भी बर्फ पे आई और एज इट इज लघु तरंगों के रूप में ही वापस चली गई। यह हो जाती है प्रकीर्णित, जो वायुमंडल में धूलकण वगैरह होते हैं अंतरिक्ष में, उनसे प्रकीर्णित होगी। तो यानी कि 35 तो चली गई, लघु तरंगों के रूप में ही आई, लघु तरंगों के रूप में चली गई। ये पृथ्वी का एल्बिडो है। बच गई 65। 65 का मतलब अलग अलग जो पृथ्वी का वायुमंडल है, स्थल मंडल, उन्होंने अवशोषण किया है, और जब वो उसको वापस छोड़ेंगे ना, तो वो हो जाएगी पार्थिव विकिरण के रूप में, और उनकी तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगी। वो अब लघु से हो जाएगी दीर्घ तरंग दैर्घ्य में। हर वो किरण जिसका अवशोषण हुआ है, कि किसी ने भी किया हो और फिर उसको छोड़ रहे हैं, फिर वो दीर्घ तरंग दैर्घ्य की हो जाएगी। अब देखो, पृथ्वी की तरफ आई, आ रही है, उसमें से 14 वायुमंडल ने अवशोषित कर ली, है ना। 65 में से 14 वायुमंडल ने ऊपर ही अवशोषित कर ली, बच गई 51। तो यानी कि पृथ्वी के पास कितनी आई टोटल? तो पृथ्वी के पास आई 51। अब जो 51 है, पृथ्वी ने ग्रहण कर ली 51। अब पृथ्वी उसको वापस छोड़ेगी वायुमंडल में। तो वो किन किन रूपों में छोड़ेगी, ये ध्यान रखना। वायुमंडल ने डायरेक्ट सिर्फ 14 इकाई अवशोषित करी है, बाकी सारी पृथ्वी के पास आई है। और पृथ्वी उनको वापस छोड़ेगी ना, तो वायुमंडल जो होता है, कुछ तो जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जलवाष्प सौर विकिरणों को भी अवशोषित करती है, लघु तरंग दैर्घ्य की, और जो पार्थिव विकिरण निकलती है ना, उनको भी अवशोषित कर रही है। यानी कि वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जो लघु तरंग दैर्घ्य को भी अवशोषित करती है और दीर्घ को भी करती है। लघु कौन सी अवशोषित करी? 14 इकाइयां जो सीधी सूर्य से आई थी। अब वो भी अवशोषित करेगी जो पृथ्वी छोड़ रही है, उसको डायरेक्ट अंतरिक्ष में जाने देने से पहले वायुमंडल खुद में अवशोषित कर लेगा। तो वो देखो कैसे करेगा। 51 है पृथ्वी के पास। पृथ्वी ने 23 डायरेक्ट अंतरिक्ष में छोड़ने की कोशिश करी, पार्थिव विकिरण छोड़ दी। उसमें से सिर्फ 17 ही है जो मतलब डायरेक्ट अंतरिक्ष में जाएगी। बाकी जो 6 इकाई है ना, उसका वायुमंडल फिर से अवशोषण करेगा। तो 14 पहले थी वायुमंडल के पास, 6 जो पृथ्वी ने डायरेक्ट अंतरिक्ष के लिए छोड़ी थी, उसमें से 6 उसने और अवशोषित कर ली। जो 9 इकाइयां है, हम पढ़ते हैं कि सूर्य का प्रकाश आता है और जो संवहन की उष्मा निकलती है ना, मतलब भाप बन के पानी उड़ता है और फिर वापस जब ठंडा होता है, मतलब संवहन के टाइम जो उष्मा वायुमंडल में जाती है पानी के साथ, 9 वो हो गई, 9 इकाइयां वो वहां पे छोड़ेगा, उसको भी वायुमंडली ग्रहण करेगा। 14 खुद की थी, 6 वो कर ली, 20 हो गई। 9 संवहन की पहुंच गई, वो उसने ले ली। फिर क्या हो रहा है कि जब जो पानी है उसको ऊपर जाके संघनन हो रहा है बूंदों के रूप में, तो फिर जो उसके पास उष्मा है ना, गुप्त उष्मा, वो गुप्त उष्मा भी उस देखो, एक होती है उष्मा, वो होती है हमें किसी चीज का कोई ताप बता रही होती है। एक ऐसी होती है कि गुप्त उष्मा होती है, जो मतलब ऐसे महसूस तो नहीं होती लेकिन होती है वो। तो वो होती है 19। तो कितनी होगी अब देखो टोटल? 14 पहले थी, तो 6 पृथ्वी ने छोड़ी जब उसमें से ले ली 20 हो गई। 20, 9 संवहन की हो गई 29, 29। और 19 ये हो गई। देखो हो गई ना 48। तो अब वायुमंडल कितनी को छोड़ेगा? हम सिर्फ वायुमंडल का देखें तो वायुमंडल के पास तो 48 है ना, तो 48 को तो वो छोड़ेगा। वो तो 48 छोड़ सही। रहे हैं, उसने किसका लेके किसको देख के मतलब क्या किया, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसके पास
इकट्ठी 48 है, तो उसका कितना हो गया उसमें बजट वायुमंडल का 48। पृथ्वी का हमने पढ़ा ही है, पृथ्वी के पास 51 आई थी और 51 की 51 पृथ्वी ने छोड़ दी। देखो 23 तो उसने सीधी छोड़ी थी, 19 ये हो गई संवहन वाली, और 9 हो गई क्या बोलते हैं संवहन वाली। 19 और 9 28, 28 और 23 51 हो गया ना दोनों का बैलेंस। तो पृथ्वी के पास 51 आई, उसने 51 छोड़ दी, वायुमंडल को 48 मिली, उसको कुछ तो सूर्य से मिली, कुछ उसने पृथ्वी जब छोड़ रही थी उसमें से इकट्ठी कर ली, तो 48 उसके पास होगी। और टोटल कितनी आई थी पृथ्वी के वायुमंडल में जिसने प्रवेश किया था, वो 65 थी, क्योंकि 35 तो चली गई थी सर अल्बिडो में। तो ये 3 संख्या है। पृथ्वी का पूछे उसमें बजट तो 65 है, क्योंकि 35 एल्बिडो में गई है, पृथ्वी के पास सिर्फ 65 आई है। अगर आपके पास पूछे पृथ्वी, तो पृथ्वी के पास 51 आई थी और उसने 51 की 51 छोड़ दी। वायुमंडल का पूछे तो वायुमंडल के पास 48 थी और उसने 48 छोड़ दी। अब इसमें क्वेश्चन बहुत टाइप के बनते हैं कि एक ही आएगा कि वायुमंडल के पास मतलब लघु तरंग दैर्घ्य वाली कितनी थी, तो 14 हो जाएगी, या ये पूछ ले उसने पृथ्वी से कितनी ली थी, पार्थिव विकिरण कितनी थी वायुमंडल के पास, तो वो चीजें हो जाएगी। पार्थिव वाली और तो 3 है, 6 9 हाँ सर, 19 वाली, हाँ 6 9 तो 19। बस यही बनते हैं सर क्वेश्चन इसमें घुमा घुमा के। तो सर क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि एल्बिडो कितना है पृथ्वी का, 35। 35 हो गया ना। लेकिन 30 मानते हैं आंसर, आरबीएस ने औसत 30 मान औसत रखा। में देखो सर, ऐसे डायरेक्ट पूछे तो हम जब उसमें बजट पढ़ते हैं तो 35 उसमें भी था उसमें आंसर 35 जी। है। हाँ लेकिन औसत जब पूछे ना तो हम 30 लिख सकते हैं, उसके आगे औसत वर्ड लिखा है तो। और पृथ्वी और वायुमंडल का दोनों का उसमें बजट कितना है मिला के? 65। आ गया सबको समझ में? नहीं, ये है ठीक। कि औसत वाली थोड़ी संख्या समझ में नहीं आई कि अगर औसत पूछे तो 30 क्यों होगा, और वैसे तो जैसे हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि वैसे इसका एल्बिडो कितना है, फिर तो आदर्श 35 है। स्थिति जैसा वही चीज होती है ना कि आदर्श स्थिति जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो हम पूरा पूरा मान रहे पृथ्वी के पास आई गई, बस बहुत सारे रीजन्स होते हैं, CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो लेट जा रही है, टाइम बढ़ रहा है, ये चीजें कुछ अपन देख रहे हैं। तो वो ग्लोबल वार्मिंग को किस वजह से हो रहा है, वो इसी वजह से तो हो रहा है ना कि पार्थिव विकिरण नहीं जा पा रही पूरी की पूरी, मतलब जा तो रही है पर उसका टाइम बढ़ रहा है। मैम जितने एक टाइम मिनट, उसको वापस हाँ सूर्य से जो 100% इकाई आई है, हाँ। उन इकाइयों में से पृथ्वी को गर्म करने में योगदान नहीं देती है, वो कितनी इकाई है? कर्म को नहीं करने में योगदान करते 35, तो वो सीधी ही हो गई। 100 में से 35 तो पहली वाली हो गई जो आई थी, और जैसी की तैसी की वापिस ही चलेगी। वो ही उसके होंगी सर मेरे हिसाब से तो। नहीं, और पृथ्वी 14 के पास, वायुमंडल वाला देख लो नहीं नहीं, उसके। इसमें तो हाँ पृथ्वी का पूछा है, तो पृथ्वी के पास तो आई कितनी है कि भी 51 51। आई है, तो जो आई नहीं है वो कितनी नहीं आई है, वो 49 नहीं आई है। नहीं 49 तो कोई के हिसाब से हो ही नहीं सकता इसमें डायरेक्ट। अगर हम नहीं, वैसे देखें, जो मैम क्वेश्चन पूछ क्वेश्चन रहे हैं, को, मैम ये पूछ रही है कि जो हाँ, पृथ्वी जो गर्म हो रही है ना, मतलब पृथ्वी का मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी के साथ वायुमंडल भी काउंट किया जाएगा जो आसपास जुड़ा किया, हुआ है, पूछ लो, जो गर्म पूछ हो रहा लो, है ना। पूछ लो आप मैम पूछ से। लो इनसे। हाँ मैम, बताना एक बार। 100% इकाइयों में से पृथ्वी को गर्म करने में योगदान नहीं है, पृथ्वी गर्म नहीं होगी उनसे, सिर्फ वायुमंडल में जाएगी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो वायुमंडल इसमें वायुमंडल में शामिल तो ही नहीं जाएगी, है। वायुमंडल तो गर्म करेगी ना। तो वायुमंडल गर्म तो पृथ्वी पार्थिव विकिरण से ही तो होगा भाई ज्यादातर। एक नॉर्मल सी बात है। जो पृथ्वी के ज्यादातर पास जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथ्वी कितनी इकाइयां होती है जो पृथ्वी गर्म नहीं करती, वो वापस लौट जाती है। वो 35 तो वो स्पेस्ट मेरे हिसाब से 35 आंसर आना चाहिए। बाकी अगर एक थोड़ा सा और हम आगे चलें, अगर ऑप्शन भी है क्या मैम उसमें कुछ आपके पास है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन 49 है इसका आंसर। 49 तो मैंने बताया था ना, तो 51 इसकी तो पृथ्वी इसकी ले रही है। डिटेल इसकी इसका ये है कि एक बार दो क्वेश्चन आया जब प्रतिशत पता जो चले। दो बेटा बेटा गिरे 2% जो पृथ्वी यहाँ पर आती है वो टकराकर परावर्तित होती है, 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है, 27% बादलों द्वारा परावर्तित होती है, 6% प्रकीर्णन द्वारा होती है।
तो मैंने यही तो कहा था कि पृथ्वी 27, का जो 14, 6 और 2। 27 क्योंकि यार ये क्वेश्चन, हाँ वो 27, समझ गया, अब तो 6, ये है कि डायरेक्ट वो 14 और आंसर ऐसे 2। बन रहा है ना। अब वो तो डायरेक्ट ऐसे 14 बन और रहा है 2, भाई, 14 पृथ्वी का जो 18। बजट है उसमें 2%। बजट 51 है, जो नहीं है वो, लेकिन जो वायुमंडल का पृथ्वी से अलग कर ही नहीं सकते। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, क्योंकि आप नहीं जैसे बात क्वेश्चन, करते नहीं हैं। नहीं क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन इनका बिल्कुल सही है। ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी और वायुमंडल दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन्होंने कहा है कि वायुमंडल का हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ ये बताओ कि पृथ्वी कितने तत्व कितने प्रतिशत या कितने सौर जो इकाइयां हैं उनसे गर्म हुई है। इसका उल्टा क्वेश्चन है वो, वे मैम कितने से गरम, नहीं अगर हुई है गरम को, वो। मेरी बात सुनो, अगर सर उन्होंने गरम का पूछा है ना, तो गरम का तो फिर अलग है। एक ये होता है कि एक पृथ्वी का जो उसमें जो पृथ्वी को मतलब उसमें बजट को प्रभावित नहीं करता, क्वेश्चन खैर कई तरीके से बन रहे हैं, लेकिन मैम ने ये कहा है कि जो पृथ्वी को गर्म नहीं करता। अब पृथ्वी को गर्म, ये डायरेक्ट पृथ्वी किरण जो आ रही है डायरेक्ट गर्म करती है पृथ्वी को, या फिर जब ये पार्थिवी किरण निकल जाती है, जब वो वायुमंडल गर्म रहता है उसकी वजह से होती है गर्म वैसे तो। लेकिन अगर मैम ने ये बोला है, ये क्वेश्चन अगर मिल जाए तो इस पर देख लेंगे और डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है क्वेश्चन, हो सकता है कोई ऐसा आया हो कोई, एक बार देख पृथ्वी लेंगे को इसमें कोई गर्म नहीं, दिक्कत है। हाँ पृथ्वी को वो गर्म एक बार नहीं ये देखना करता पड़ेगा वो है। गर्म के आधार पर पूछा है या कोई और तरीके से क्वेश्चन पूछा है, अगर किसी के पास वो क्वेश्चन हो। हम्म, क्योंकि एक बार क्वेश्चन का ये तो आपकी बात जो अपन मान रहे हैं कि भाई 49 इस तरीके से आ रहा है, लेकिन अगर वो गर्म का आधार पूछा है या कोई और आधार पूछा है, एक बार एग्जैक्ट अगर मैम आपके पास वो क्वेश्चन हो तो आजकल में आप ग्रुप में डाल देना, या फिर कल जैसे आप इस टाइम हाँ शाम को बिल्कुल। दिन में। हाँ फिर क्या, और हाँ कन्फर्म हो जाएगा, कुछ हो सकता है, जरूरी है ऐसा कुछ सेकंड नहीं है। जी सर। इसके अलावा इसमें एक जैसे तापमान शब्द, तापमान जो टॉपिक लिखा है इससे जस्ट ऊपर एक आंकड़ा लिखा हुआ है, 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में अधिक शुद्ध विकिरण में अधिशेष, ये क्या चीज है? ये तो सर ये कह रहा है जो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके जो बीच में जो हम्म, सूर्य की प्राप्ति, जो सूर्य की मात्रा की जो प्राप्ति होती है ना, वो अधिक होती है। हम्म, किसके मुकाबले? अपन ध्रुव की तरफ हम्म, चलेंगे 40 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ, दोनों साइड, हम्म, तो उसके मुकाबले यहाँ अधिशेष मतलब अधिक ज्यादा है, एक औसत के हिसाब से अधिक है। लेकिन फिर क्या है सर, इसमें एक लाइन बोल रखी है इन्होंने आगे कि उसका संचलन होता है, संचलन मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ध्रुवों की तरफ जा रही है, कई माध्यम हो सकते हैं उसके, पवन भी हो सकता है, जल धाराएं भी हो सकती हैं, इसी तरीके से वो वितरण हो जाता है। अगर वितरण ना हो तो एक जगह गर्म ही रहे, एक जगह ठंडी रहे, और इसलिए कहा गया है कि बर्फ भी कई बार पिघल जाती है, आपने देखा होगा नॉर्मली, वो इसी वजह से पिघलती है, क्योंकि वहां जो डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा है लेकिन किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाता है, वो चीज बोल रहे हैं जी। अधिशेष और निम्न शेष जो होता है, अधिशेष, हाँ, सही है। 40 डिग्री से 40 डिग्री अधिशेष होता है, एक इसके मतलब अलावा एक और है इसमें 9.3 मान का एक चित्र है, शुद्ध विकिरण संतुलन में अनुदैर्ध्य परिवर्तन। इसमें जो डॉट डॉट रूप में दिखा रखी है ना, उसको तो कमी के रूप में दिखा रखा है, और जो शुद्ध रेखा के रूप में दिखा रखी है ना, उसको दिखा रखा है सौर विकिरण या अतिरेक है। जो अतिरेक है ना, वो बिल्कुल बीच में दिखा रखा है। अतिरेक की जो ऊंचाई है ना, ऊर्जा की वाट वाट मीटर स्क्वायर, सर वो इसको है इस चित्र लगभग को मोटा 2.5। मोटा 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 मैं समझाऊं, जैसे हाँ सर जहाँ पे हाँ। ये दोनों मिल रही है ना, एक तो डॉट डॉट में हम्म, और एक सीधी हम्म, लाइन जो अतिरेक दिखा रखा बीच में जहाँ पे, इनका कहने का हम्म, मतलब है जो शुरू में है ना सर, वो जो ऊपर की अतिरेक दिखा रखी है ना, कि मतलब हम्म, ये मतलब ये जो साइडों में जहाँ कमी दिखा रखी है, वो जो शेडो कर रखा है जो, वो शेडो 40 कर डिग्री पे रखा है लगभग, आप नीचे देखो 40 डिग्री पे आ रहा है वो, है ना है। लगभग। तो 40 डिग्री के अंदर अतिरेक था शुरू में, लेकिन बाद में क्या होता है सर, वो ऊर्जा है जो ध्रुव की तरफ चली जाती है, तो इससे अतिरेक थोड़ा कम हो गया, और ऊर्जा कहाँ चली गई, मतलब उधर चली गई ध्रुवों की तरफ हल्की हल्की सी, इसलिए वो कम हो गया। अच्छा, वही चीज मैं बता रहा था, 40 डिग्री का ही लेना पड़ेगा हमें, 40 डिग्री अधिशेष होता है शुरू में, बाद में उसका संचलन हो जाता है, मतलब ऊर्जा जो है ध्रुवों की ओर, मतलब 90 डिग्री की ओर थोड़ा सा विस्तारित होती है, 40 से आगे मतलब 50 60 70 ऐसे, और इसी वजह से ऐसे वहां करके। बर्फ पिघलती है कई बार, ये चीज है। हम्म, ठीक है। ये सूर्य से आने वाला सीधा सौर विकिरण है। उसके बाद में है तापमान, टेम्परेचर। वायुमंडल एवं वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है उसको। अन्योन्य क्रिया है ये किसके द्वारा? वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अन्योन्य क्रिया, जहां उष्मा किसी पदार्थ के कणों के अणुओं की गति, किसी पदार्थ के कणों के अणुओं की गति को दर्शाता है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म व ठंडा होने के
का डिग्री में माप करता है। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा तत्व है या तो कौन सा कारक है जो तापमान के नियंत्रण को प्रभावित नहीं करता है या करता है। तो थोड़ा सा ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा याद रखना, अंडरलाइन करना, इसको सरल मत समझ लेना। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। हो सकता है वो इसके अलावा भी तीसरा बनाकर दे दे, तो हमें तो मुख्यतः इन्हीं को ध्यान में रखना है। नंबर 1, उस स्थान की अक्षांश की रेखा कि वो किन अक्षांशों के ऊपर स्थित है, उष्ण है, शीतोष्ण है, शीत है, ध्रुव है। नंबर 2, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, ये उत्तुंगता क्या होती है, ऊंचाई होती है क्या? जी सर। समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे बिल्कुल पृथ्वी के पास होगा तो वो स्थान गर्म होगा, और जो जितना जितना पृथ्वी से जितना जितना ऊंचा जाएंगे, जैसे हिमालय पर्वत है, इसकी उत्तुंगता पृथ्वी से सबसे ज्यादा है 8,848 मीटर। तो जितनी जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो 100 मीटर 165 मीटर वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप सामान्य ह्रास दर वो यहाँ पर काम करेगी। 2 नंबर। उसके बाद है 3 नंबर, समुद्र से उसकी दूरी, समुद्र से उसकी दूरी क्या है, यही उसके तापमान को प्रभावित करेगी। जैसे केरल, तमिलनाडु और यहाँ पर सम मौसम पाया जाता है, बाकी यहाँ से जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है ना, तो जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान का उत्तरी इलाका है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, तो जितनी जितनी दूर जाएंगे किसी समुद्र तल से, तो वहाँ की जो सम जलवायु भाव है ना, वो वहाँ से हट जाएगा। और इसके अलावा दूरी के तापमान के आधार पर समुद्र तल से दूरी। उसके बाद में है 4 नंबर, वायु संहति। ये संहति का संचरण है, ये अलग से पढ़ेंगे हम, टॉपिक में आएगा वायु संहति का संचरण। उसके बाद में है पोषण, पोषण को उष्ण भी कह सकते हैं शायद। पोषण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति है यहाँ पे, ठंडी एवं गर्म जल धाराओं की, महासागरीय धाराओं की उपस्थिति से पाया जाता है। जैसे कि मध्य अटलांटिक के पास गर्म धाराएं चलती है, ठीक है। उसके अलावा वो मध्य अमेरिका, उसके अलावा फ्लोरिडा तट से होते हुए उत्तर की तरफ जाती है, तो वो कौन सी धारा बन जाती है, गल्फ स्ट्रीम बन जाती है। और गल्फ स्ट्रीम जब मुड़कर और पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ अपनी दिशा बदलती है, तो वो यूरोप का उत्तरी जो हिस्सा है ना, वहां पर के बंदरगाह खोल देता है। किस कारण से? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम की एक गर्म धारा आई थी, वो ठंडे इलाकों को खोल दिया उसने। तो इस कारण से वो ये कहना चाहता है कि ठंडी व गर्म महासागरीय धाराएं भी क्या होती है, वो तापमान को नियंत्रित करती है। नियंत्रित शब्द लिया है इसने। उसके बाद में 6 नंबर है स्थानीय कारक। कुछ स्थानीय कारक भी होते हैं, कोई मरुस्थल है, कोई पहाड़ी है, कोई ढलान है, किसी पर्वत का पूर्व पश्चिम विस्तार है या उत्तर दक्षिण विस्तार है, वहाँ की वनस्पति है, वहाँ के जीव जंतु है, ये भी कोई स्थानीय कारक में आया है। उसके बाद में है अक्षांश। पहला 1 नंबर है अक्षांश, लेटीट्यूड। अक्षांश पूर्व से पश्चिम खींचे जाते हैं या उत्तर से दक्षिण खींचे जाते हैं? पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम। और दो अक्षांशों के बीच का जो स्थान होता है ना, दो अक्षांशों के बीच में जो स्थान होता है वो कटिबंध कहलाता है। चाहे वो 5 और 10 के बीच में हो, चाहे 5 या 25 के बीच में हो, चाहे 1 और 2 के बीच में हो, चाहे 26 और 27 के बीच में हो, बस होना दो अक्षांशों के बीच में ही होना चाहिए, उसको कहते हैं कटिबंध। किसी भी स्थान पर, अब अक्षांश के बारे में, किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान पर प्राप्त सूर्य तप पर निर्भर करता है। सूर्य तप पर निर्भर करता है, यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्य तप की मात्रा अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, अतः तदनुसार तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। उसके बाद में उत्तुंगता, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड वायुमंडल में पार्थिव विकिरण, वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों में तापमान अधिक, समुद्र के पास तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में तापमान है वो कम पाया जाता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ने के साथ घटता है। अंडरलाइन करना इसको। उत्तुंगता, धरातल की उत्तुंगता और तापमान में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो जैसे जैसे उत्तुंगता बढ़ेगी तो बढ़ने से तापमान घटता है। उसके बाद में उत्तुंगता में बढ़ने के साथ तापमान घटने की दर को सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया। उत्तुंगता के बढ़ने से सामान्य तापमान के घटने की दर को सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल
लैप्स रेट कहते हैं। सामान्य ह्रास दर 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर 6.5 सेंटीग्रेड सेल्सियस डिग्री सेल्सियस की ह्रास दर है, ये कमी आती है, कमी को दर्शा रहा है, न कि बढ़ोतरी को। उसके बाद में है समुद्र तल से समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी कि कौन सा स्थान किसी समुद्र से कितना दूर है, तो वो है समुद्र से दूरी। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक समुद्र तल से उस स्थान की दूरी है। समुद्र तल से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा, अंडरलाइन, स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है। स्थल एकदम से गर्म होता है और समुद्र होता है धीरे धीरे से ठंडा। धीरे धीरे ठंडा होता है, स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। स्थल भाग होता है वो जल्दी ही तो गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। इसलिए समुद्र के ऊपर है, स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान भी सम रहता है। अंडरलाइन करना इसको, सम रहता है। उसके बाद में वायु संहति। बाकी तो हमें वैसे पढ़ने से ही समझ में आ रहे हैं, थोड़ा वायु संहति को पढ़ लेना, ये अलग से टॉपिक भी लगा हुआ है अपने। वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं समुद्री धरातलीय एवं समुद्री समीरों की तरह स्थलीय एवं समुद्री समीरों की तरह ही संहतियां भी तापमान को प्रभावित करती है। कोषण वायु संहतियां, कोषण को उष्ण भी कह सकते हो आप, गर्म यहाँ कहने का मतलब है। वार्म एयर मास, कोषण वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायु संहतियों द्वारा प्रभावित स्थलों का तापमान कम। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र के तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। उसके बाद में है तापमान का वितरण। चलो छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ पिछले। वायु संहतियां धरातल भाग पर पाई जाती है या समुद्री भाग पर पाई जाती है? ये तो कहीं भी मिल सकती है ना वायु संगीत, तो ये वायु राशि तो होती है, ये तो कहीं भी डेवलप हो सकती है, महाद्वीपों पे भी महासागरों पे भी। अच्छा, उसके बाद में है तापमान का वितरण। किसका वितरण? तापमान का वितरण, जो सूर्य से गर्म हुआ है पृथ्वी का जो वो तापमान। जनवरी और जुलाई माह के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान के बारे में जान सकते हैं। थोड़ा सा कि इन महीनों का भी नाम याद रखना। वो पूछ सकता है कि जनवरी और जुलाई, जनवरी और मार्च, मार्च और दिसंबर, दिसंबर और फरवरी। इसमें एक बहुत ही बड़ा लॉजिक है, इन 2 माह को क्यों लिया गया है? चलो मेरे को आप ये बताओ, इन 2 माह को क्यों लिया गया है? आप सौर उपसौर की वजह से भी हो सकता है एक तो कारण। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि सर जो हम जब ताप को, जब ये सब ताप रेखाओं को मापते हैं ना, उसमें खैर ये यूज करते हैं। क्यों करते हैं इसका रीजन सर? एक तो अपसौर उपसौर है, मैंने तो ये पढ़ा है ज्यादातर। बाकी इसके अलावा तो और तो क्या हो सकता है। चलो मैं ये पूछता हूँ कि जनवरी और जुलाई ठंडे महीने हैं या गर्म महीने हैं? जनवरी सबसे ज्यादा ठंडा है, जुलाई सबसे ज्यादा गर्म है। अरे सर बताना। जी उत्तरी गोलार्ध में से हम बता रही मैम। नहीं, इन ये दोनों में से, पृथ्वी इन का दोनों में दिन है, ये पृथ्वी का दिन है। उत्तरी गोलार्ध में जनवरी ठंडा है और दक्षिणी गोलार्ध में जुलाई ठंडा है। हाँ, और अगर आप पृथ्वी के बारे में पूछोगे फिर इसकी कंडीशन ये हो गई अपने सामने, अगर देखें तो पृथ्वी उपसौर के टाइम पे, और उपसौर होता है कब? 3 जनवरी को। नहीं नहीं, वहां पर मत ले जो सर इसको, मेरा यहीं पर रखने का नजरिया है कि अगर आप पृथ्वी के बारे में, हम गर्म महीनों की बात कर रहे हैं या हम गर्मी की बात कर रहे हैं या ठंड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तापमान की, और तापमान में बढ़ोतरी का या पूरे तापमान का। तो जो जनवरी माह होता है ना, वो उत्तरी गोलार्ध का ठंडा होता है, परंतु दक्षिणी गोलार्ध का ठंडा कौन होता है? जुलाई होता है। तो पूरे विश्व में 2 ही माह है
जो एक साथ एक जैसे तापमान को दर्शाते हैं वो है एक तो जनवरी और एक है जुलाई माह। दक्षिण गोलार्ध में सर्द हवाएं चलती है, दक्षिण गोलार्ध में सर्द हवाएं चलती है जुलाई माह में, और उत्तरी गोलार्ध में जो सर्द हवाएं चलती है वो चलती है जनवरी में। थोड़ा सा इस पे गौर से पढ़ना इस चीज को। तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर जो कार्टोग्राफी है उनकी बात हो रही है। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाएं, समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। 9.4 चित्र है। जनवरी एवं जुलाई में होने वाले धरातल पर वायु के तापमान के वितरण को दर्शाता है। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि तापमान रेखाएं प्राय अधिकतर अक्षांश के समांतर होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अक्षांशों के समांतर होती है। कौन सी? समताप रेखाएं। इस सामान्य प्रवृत्ति के प्रचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा, उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, और दक्षिण गोलार्ध में क्या है? जलीय भाग अधिक है। इसलिए भूसंहति और समुद्री धारा का प्रभाव वहां स्पष्ट होता है। जनवरी में समताप रेखाएं, जनवरी माह में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर की ओर, महाद्वीपों में महाद्वीपीय भागों पर दक्षिण की ओर प्रचलित हो जाती है। अगर आपने इस चीज का नोट्स बनाया है तो आप इसको जान सकते हैं, इस एक ही लाइन को। ये जो ITCZ है उसके अकॉर्डिंग होता है ना, जैसे उत्तरी गोलार्ध में ITCZ खिसकता है जब वो कर्क रेखा पर जाती है, सूर्य जाता है, उसके अकॉर्डिंग होता है ना ये तापमान, या कुछ अलग उसका होता है? नहीं, ITCZ नहीं है मैम, ये दो चीज है। या तो सूर्य कर्क रेखा पर है या मकर रेखा पर है। अब ये कहना चाहता है कि अगर सूर्य कर्क रेखा पर है तो धरातलीय जो धाराएं समताप रेखाएं वो किस तरफ मुड़ेगी? भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ेगी या ध्रुवों की तरफ मुड़ेगी? उत्तरी ध्रुव की ओर। क्या सर, अब बोलिए क्वेश्चन दोबारा। सर ध्रुवों की तरफ। क्वेश्चन है कि सूर्य कर्क रेखा पर है, ठीक है। उसके बाद में धरातल और समुद्र दोनों ही है उस स्थल के भाग की कर्क रेखा के ऊपर। तो वो पूछ रहा है कि समताप रेखाएं भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ेगी, धरातल की समताप रेखाएं भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ेगी या ध्रुवों की तरफ मुड़ेगी? उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव की तरफ। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों की तरफ मुड़ेगी सर। अच्छा, तो महासागरीय भाग में धाराएं किस तरफ मुड़ेगी? फिर वो भूमध्य रेखा की तरफ भूमध्य मुड़ रेखा की, जाएगी। हाँ जी। रेखा की ओर हो जाएगी। हाँ, क्योंकि जो एक रेखा अगर स्थलीय भाग की अगर ध्रुवों की तरफ मुड़ गई ना, तो जलीय भाग की भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ जाएगी। ये है, बाकी आपको समझ में आया हुआ है लगभग, आपके नोट्स लिखे भी हैं। इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है। कोषण यानी कि उष्ण महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक महासागर में चलती है ये गल्फ स्ट्रीम, तथा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म हो जाता है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट गर्म है या ठंडी है? सर ये उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन कोई ऊपर की सर हैं, प्रवाह गर्म होती है। गर्म है सर, ये गर्म है। उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है तथा समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम हो जाता है और तापमान रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यह साइबेरिया के मैदान पर, साइबेरिया रूस वाला क्षेत्र है, ये साइबेरिया के मैदान पर ज्यादा स्पष्ट होता है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर लगभग है, भारत के ऊपर है, जो 82.5 से लगभग है, थोड़ा सा पश्चिम की तरफ, राजस्थान की तरफ।
60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ 80 डिग्री उत्तरी एवं 50 डिग्री उत्तरी दोनों ही अक्षांशों पर जनवरी का मध्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ये थोड़ा यहाँ आंकड़ों के रूप में उलझा रखा है प्रश्न को। का तो कम ही होगा तापमान, वैसे भी 30 डिग्री के करीब उसने बता रहा। ये क्या कहना चाहता है, ये लाइन इतनी कहना चाहता है कि वो पहले ही इसने नाम दे दिया साइबेरिया का, ये साइबेरिया की बात कर रहा है। और साइबेरिया है कहाँ पर, साइबेरिया है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर है। तो अक्षांश उसका क्या है, वो है भारत से ऊपर, ऊपर उसके अलावा चाइना, चाइना से ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के बाद में रूस। तो वो है 80 डिग्री उत्तरी से लेकर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में है वो साइबेरिया, वो बताना चाहता है। उसके बाद में ये कहता है कि अक्षांश दोनों ही अक्षांशों के बीच में जनवरी माह का तापमान होता है ना, वो 20 डिग्री है। असल में वो यही कहना चाहता है कि साइबेरिया का जो तापमान होता है ना, वो 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। जनवरी माह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, वो यही कहना चाहता है असल में। बाकी तो उसने अक्षांश और देशांतर का मान दिया है उसका, साइबेरिया का। इसी प्रकार सर जनवरी, ये सर एक सेकंड, ये शायद आरिफ सर बोल रहे थे ना कि तो सर ये कह रहे थे ना उपसौर और अपसौर की स्थिति है ना, मतलब वो भी है, पर एनसीईआरटी में ना एकदम साफ लिखा हुआ है कि जो जनवरी और जुलाई का माह है ना, उसी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इस महीने में न्यूनतम और अधिकतम तापमान पाया जाता है। वो अधिकतम और न्यूनतम अपसौर और उपसौर के कारण ही है, तो ये दोनों चीजें एक ही है कि उपसौर नहीं वो अपसौर बोल दो, हाँ, या फिर जनवरी और जुलाई, उसके पीछे रीजन तापमान है कि इस महीने में नहीं तापमान अधिकतम और वो न्यूनतम तो वो तो अगर 3 जनवरी को माध्य मान लें, 3 जनवरी मान लो, आप जनवरी माह की बात कर रहे हो, जनवरी से 20 दिन आगे का ले लो और जनवरी से 20 दिन पीछे का ले लो, तो 3 जनवरी बीच में आएगा। वो 3 जनवरी को बीच में लेना है तो उसमें तो जनवरी आएगा, तो उसमें तो दिसंबर भी तो काउंट होगा ना। पता सर 15 3 दिसंबर, जनवरी तो वो दूरी हो गई ना कि नहीं अधिकतम इस, दूरी। नहीं वो दिन है मैम, वो दिन है एक, उपसौर अपसौर का एक दिन है वो, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट फिक्स टाइम है वो, उस दिन आएगा, उसी समय आएगा, वो आएगा 3 जनवरी को। और आपको थोड़ा ज्ञान के लिए ये भी बता दूं कि 3 जनवरी और 4 जुलाई फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है, अब इसका आंसर पूछेंगे भी क्यों नहीं फिक्स है। क्योंकि जो साल होता है ना, वो 365 सही 1/4 भाग में होता है। जो 1/4 भाग है ना, वो लीप वर्ष में भी कन्वर्ट हो जाता है। कई बार 4 जुलाई की जगह वो 5 जुलाई और 6 जुलाई पर भी चला जाता है। और 3 जनवरी होता है वो कभी 4 जनवरी पर भी आ जाता है। वो एग्जैक्ट नहीं है, परंतु एक माध्य माना गया है कि भी 3 जनवरी, हाँ ज्यादातर 3 ही जनवरी को देखा जाता है और ज्यादातर 4 जुलाई को देखा जाता है। परंतु यहाँ पर महीनों की बात हो रही है, यहाँ पर महीनों की बात हो रही है, जनवरी महीना, जुलाई महीना। तो जुलाई महीने में जितनी भी रेखाएं गुजरेगी ना, तो वो, और जनवरी माह की जो भी रेखाएं हैं, वो महीना है, 30 दिनों का जो फैक्ट है वो डाला गया है यहाँ पे। ठीक है सर। क्योंकि 3 जनवरी को जो सूर्य आएगा तो उससे आने से 15 दिन पहले 3 जनवरी वाला प्रभाव शुरू हो जाएगा, और 3 जनवरी के 15 दिन बाद में भी उसका थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा। तो उसके बीच का टाइम है, अगर उसको एक महीने में मानेंगे तो 3 जनवरी से 15 दिन बाद में और 15 दिन पहले, तो वो तो चला जाएगा हमारे लगभग 18 या 20, 18 के करीब, 18 सर या फिर 20 दिसंबर दिसंबर को के क्यों नहीं करीब हो लिया जाएगा। आप? ये तो मैं सर ये मैम ये बात आ रहे हैं कि मैं जब आपने पूछा था ना कि हम जनवरी को और जुलाई को ही क्यों लेते हैं, जो मेन फैक्ट मैंने आपको बताया कि सर अपसौर और उपसौर की स्थिति वजह से, जो आप बता रहे हो ना कि दक्षिणी गोलार्ध में जुलाई में ज्यादा गर्म होता है, बात सही है। मैं ये कह रहा था सर आपसे कि उस टाइम की अपसौर और उपसौर की जो स्थिति है ना सर, उसके लिए बता रहा था। वही रीजन जो आप जनवरी जुलाई की बता रहे हो ना, जो वो यही कंडीशन है सेम, कि जब 3 जनवरी को क्या है कि सर्वाधिक मतलब नजदीक होता है, और इसीलिए जनवरी को आप ही कह रहे हो कि जनवरी यूज कर रहे हैं इसमें समताप रेखाओं के लिए। एक औसत माध्य लेते हैं, फिक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन वो औसत लेते हैं। मैं आपको जो बता रहा था ना, उस फैक्ट की बात करी शायद मैम, तो आगे आप चल आपकी सकते हो, कोई बात दिक्कत आपकी बात सही हो सकती है। कैसे सही हो सकती है कि आपने इस महीनों का उनके जो तापक्रम है उन पर जोड़ लिया।
परंतु ये देखो ना 3 जनवरी के बाद में भी तो 27 दिन पड़े हैं जनवरी के। नहीं सर, आपने एक अभी चीज, मैंने मेरी बात सुनो सर, आपने ये कहा कि जनवरी और जुलाई को ही क्यों लिया, आपने ये कहा ना, तो आप बताओ क्यों लिया, मैंने ये जनवरी को लिया क्यों लिया? कि जनवरी को इसलिए लिया गया कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी महीना। कैसे, क्यों होगा ठंडा सर, मुझे बताओ क्यों होगा, किसकी वजह से होगा? क्योंकि सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है। होने से मतलब नहीं है सर, आप ये भी तो देखो, उपसौर अपसौर की स्थिति भी देखो आप, भाई दो चीज हमारे सामने आ रही है, एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध हो रही है। अब आप ये बताओ, चलो ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कब होती है मकर रेखा पर, कब होता है सूर्य सर? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को, दिसंबर को क्यों नहीं लिया? हाँ सर, एक सेकंड में करेक्ट करूं सर, आप ये कह रहे हो कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे है, तो हम अगर कर्क रेखा और मकर रेखा की ही बात कर रहे हैं, तो फिर 22 दिसंबर को होना चाहिए ना पृथ्वी के हाँ। उत्तरी गोलार्ध में तो सबसे ठंडा दिन, क्योंकि सूर्य तो मतलब हमसे तो सबसे ज्यादा दूर तभी होता है 22 दिसंबर को ही, अगर पृथ्वी और के अनुसार सर, स्थिति देखें तो फिर और उस सर आप हिसाब से बात, तो 22 दिसंबर होता। जी सर, और आप एक बात कह रहे हो मुझसे कि सर जो जुलाई है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध फिर कब गर्म होगा आपके हिसाब से सर? भाई जब मैंने दक्षिण आपको एक चीज गोलार्ध कहा, जनवरी में कब गर्म? जनवरी में? 21वां, हाँ जनवरी। क्यों उस दिसंबर में, 22 दिसंबर को क्यों नहीं होगा जब सूर्य मकर रेखा पर, मतलब है, हम्म। ये देख रहे हो आप, तो 22 दिसंबर को है, सर्वाधिक किरणें वहीं पड़ेंगी, उसके बाद वापस यू टर्न ले लेगा वो 22 दिसंबर के बाद में धीरे धीरे। तो ये बताओ उसके बाद में जनवरी में क्यों होगी, मतलब गर्मी इसमें क्यों नहीं होगी, ये रीजन बताओ सर आप मुझे। तो ये भी तो हो सकता है कि भी उत्तरी गोलार्ध के लिए जुलाई कंडक्ट किया हो, ये तो स्पष्ट इसने लिखा भी नहीं है सर ना कि मैं भी आपको एक चीज कि बताऊं, उत्तरी। आप ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे ना, तब भी रीजन ये निकल के आएगा कि जब आप जनवरी और जुलाई की बात की ना आपने, कि ये क्यों लेते हैं, ये अपसौर और उपसौर की वजह से यूज की गई समताप के लिए, इसलिए मैं वो उस टाइम भी आपसे कह रहा था, और मैम भी शायद इसी बात को कह रही थी, मैं भी आपसे इसी बात को कह रहा हूँ। अगर आप इस चीज को अलग ले जाओगे ना कि भाई ठंडा और गर्म, वो किस वजह से हो रहा है, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना भाई। जब तक उपसौर अपसौर, और एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, दो चीज हो गई हमारे सामने। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध तो अलग बात है, मैंने आपको कल परसों भी शायद बोला था कि उपसौर और अपसौर की वजह से ही क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध 7% तो कम ठंडा होगा, और 7% ही कम गर्म होगा। किसकी वजह से? उपसौर और अपसौर की वजह से। तो सर मेन फैक्ट है ना, वो उसी की वजह से लिया गया, यार ये 2 महीने भी इसी वजह से लिए गए हैं। अगर हम जैसे और इसको डीपली पढ़ेंगे ना, तो शायद ये चीजें आ जाएंगी आपके सामने, मैंने क्योंकि पढ़ रखी है इसलिए मैं आपको बोल रहा था। लेकिन आपने हाँ मुझे चलो ये ठीक। बोला कि वो नहीं है सही, तो फिर हो सकता है, मुझे तो चलो मैं संतुष्ट हूँ, नहीं लेकिन कोई और बच्चा इसको गलत समझ जाए इसलिए। नहीं चलो नहीं, चलो मैंने पढ़ा नहीं, मैंने ये पढ़ा है 100% कि जनवरी और जुलाई का माह ही क्यों लिया गया। इसमें बारे में मैंने ये पढ़ा है कि जो दोनों माह है ना, वो अलग अलग गोलार्धों का एक जैसा ही तापमान बताते हैं। कैसे कि जैसे जनवरी मान लो, तो जनवरी उत्तरी गोलार्ध का ठंडा तापमान बताता है ना, तो जुलाई दक्षिणी गोलार्ध का ठंडा तापमान बताता है। तो जुलाई अगर मान मेरी बात, जी सर, अब मेरी बात सुनना जनाब, जुलाई को आपने कहा बिल्कुल बात सही है, मैं कह रहा हूँ जुलाई को ही क्यों लिया वहां पे, ये बता दो बस मुझे। तो भाई दक्षिणी गोलार्ध में आप मकर रेखा पे तो है ही नहीं सूरज इस टाइम, वो दिसंबर में हो आएगा, सकता है वो और हो या फिर सकता है पिंक जून में सबसे दूर रहेगा, वो वो अपसोर ठंडा और होने का। उपसोर की वजह से। हाँ, ठंडा होने का रीजन क्या है उसका? हाँ और मैं पीक वो हो सकता, ठंडा जी सर, होने का और मैं, पीक टाइम हो सकता है हाँ दोनों का मैं बता, मैंने आपको देखो एक दिन पहले बताया था, जैसे हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे ना, तो दोनों, चाहे वो अधिक ठंड की बात करें चाहे अधिक गर्मी की बात करें, दोनों 7% कम है उत्तरी गोलार्ध में। इसके विपरीत जब हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे ना सर, तो उसमें 7% अधिक तो गर्मी पड़ेगी और 7% अधिक ही सर्दी पड़ेगी। लेकिन किस वजह से पड़ेगी ये उसकी वजह से होगा, अपसौर और उपसौर की वजह से, और इसीलिए जुलाई का वहां सबसे ठंडा महीना होता है सर, और इसी वजह से ये चीज ली गई है। ठीक है, मैं आप करेक्शन कर लूंगा। कुलदीप सर के नोट्स पढ़ोगे ना, तो जहाँ पे सौर स्थिरांक पढ़ रहे हो, वहां पे जैसे लिखा हुआ है कि पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है सौर स्थिरांक। फिर आप जैसे टर्न करोगे पेज, तो उस पे लिखा हुआ है कि जो ये सौर स्थिरांक की मात्रा है ना, इसमें अंतर आने का कारण है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी में अंतर आना, यानी कि उपसौर और अपसौर। तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं कि भाई सूर्य ताप मतलब पीक पे कब होगा, हम वही पढ़ रहे हैं जनवरी में सबसे ठंडा होगा और जुलाई में सबसे ज्यादा। तो वो कारण यही है। सौर स्थिरांक में भी पढ़ोगे ना, आपकी उपसौर और अपसौर के कारण ये हो, ये नहीं हो रहा कि सूर्य कब लंबवत है या कब है सबसे ज्यादा, वो पृथ्वी की ही बात कर रहे हैं।
जो वो पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है, वो एक गोलार्ध की बात ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है हाँ कि सही बात। एक्सट्रीम गर्मी कब होगी, तो एक्सट्रीम गर्मी हम्म, पूरी पृथ्वी पे, चाहे गोलार्ध कोई भी हो, जुलाई के महीने में होगी। और एक्सट्रीम सर्दी कब होगी, जब पृथ्वी सबसे दूर होगी, तो वो अपसोर की स्थिति होगी। और उस टाइम मतलब सर्दी जहां ज्यादा है वहीं तो सबसे मतलब ज्यादा सर्दी पड़ेगी, तो वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो वो हो गया। तो सर इसका 100% यही रीजन है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान का, कि उपसौर और अपसौर की स्थिति। यहाँ किसी गोलार्ध की बात हाँ, नहीं हो रही, नहीं हो यहाँ रही पे है, पूरी सही है, तो बात पृथ्वी की सही है, बात हो रही पूरी पृथ्वी की। चलो ठीक है, कर लेंगे करेक्शन इसमें। उसके बाद में ये साइबेरिया का जो क्षेत्र दिखा रखा है 60 और 80 और 50 डिग्री नॉर्थ के ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जनवरी का माध्य मासिक तापक्रम जनवरी का माध्य मासिक तापक्रम विषुवतीय महासागरों पर, जो विषुवतीय रेखा के ऊपर है, मासिक तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक प्लस उष्णकटिबंधीय में 24 से अधिक पाया जाता है। और मध्य अक्षांशों पर 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तथा यूरेशिया के आंतरिक भाग में -18 से -48 तक दर्ज होता है। ये सर डायरेक्ट फैक्ट है, ये एग्जाम में आ भी सकता है अगर कोई क्वेश्चन उठा ले, क्योंकि कई बार लाइन के हिसाब से उठा लेता है, तो आप फैक्ट को इसको अंडरलाइन करके ऐसे डायरेक्ट देख सकते हैं इसको। हाँ, कई बार क्या होता है कि वो फैक्ट वहां से उठाना चाहता है जहां पर स्टूडेंट है, उन फैक्ट को छोड़ना चाहता है। जी सर, और जैसे फैक्ट तो बहुत सारे होंगे ज्योग्राफी में, लेकिन जो एनसीईआरटी में हम्म, लिख रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्ट उठता है। उठता है। उसके बाद में दक्षिणी गोलार्ध में, अब दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, तापमान व महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। यहाँ पर तापमान रेखाएं लगभग अक्षांशों के समांतर चलती है तथा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्न भिन्नता तापक्रम की होती है। 20 डिग्री से 10 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री दक्षिणी, 45 डिग्री दक्षिणी तथा 60 डिग्री दक्षिणी के समांतर पाई जाती है। एक सेकंड, दक्षिणी गोलार्ध का एक बार इसका चित्र देखना है, एक बार मानचित्र 9.4 आपके पास में दे रखा है, भूपृष्ठीय तापक्रम जनवरी माह का। जनवरी माह का देखो, जब आप उत्तरी गोलार्ध को देखते हो ना, तो भूमध्य रेखा के पास में जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड की रेखा है ना, वो बिल्कुल समांतर के रूप में थोड़ा सा जिगजैग रूप लिया है उसने। उसके बाद में 10 डिग्री है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, तो वो माइनस के में होती जाएगी समताप रेखाएं। 10 डिग्री है वो थोड़ा सा ज्यादा जिगजैग लेती है, और जो 8 डिग्री सेल्सियस है ना, वो बहुत बड़ा जिगजैग लेती है, और साइबेरिया पर आकर बहुत ही ज्यादा पहाड़ी जो कोन का सा आकार ले लेती है। उसके बाद में वो सीधी हो जाती है। और 12 डिग्री है वो भी इसी के समांतर है, और 25 डिग्री है, -25 डिग्री सेल्सियस है, वो और भी ज्यादा है और महाद्वीपों को भी पार कर जाती है। ठीक उसी प्रकार से उसी टाइम उसी महीने में दक्षिणी गोलार्ध पर क्या हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध पर क्या हो रहा है कि जो 20 डिग्री की है ना, वो महाद्वीपों के पास में आकर थोड़ा सा जिगजैग हुई है, बाकी समुद्र तल पर भाग पर वो बिल्कुल समांतर है, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से होकर गुजरती है। उसके बाद में 10 डिग्री सेल्सियस है ना, वो बिल्कुल एक बार तो दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका पर थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, बाकी पूरी की पूरी महासागर में वो बिल्कुल सीधी है। और उसके अलावा जो माइनस वाली है 0 डिग्री वाली, 10 सेंटीग्रेड के बाद में 0 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध वाली, वो बिल्कुल सीधी है। तो कहने का मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में अगर न्यूनतम देखा जाए ना, तो 20 डिग्री है वही थोड़ा जिगजैग हुई है, बाकी बाकी सारी की सारी ठंडी धाराएं है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल अक्षांश रेखाओं के समांतर है। बल्कि उत्तरी गोलार्ध में मात्र और मात्र एकमात्र जो 20 डिग्री की जो तापमान रेखा है ना, वो एक सीधे रूप में दर्शाई गई है, क्योंकि कि भूमध्य रेखीय प्रभाव के कारण। बाकी सारी की सारी है वो ठंडाई और गर्मी के कारण क्या है कि वो ज्यादा जिगजैग ली हुई है। ठीक उसी प्रकार से जुलाई माह का तापमान, दूसरा मानचित्र है जुलाई माह का तापमान। इसमें उत्तरी गोलार्ध में जो 0 डिग्री की रेखा है ना, वो देखो, एक सेकंड, ठीक है।
जो भूमध्य रेखा के पास में एक डॉट डॉट रूप में लिखी हुई है, ये कौन सी रेखा है, कोई बता सकता है क्या मेरे को? दोनों ही मानचित्रों में है, जो डॉट डॉट रूप में चल रही है। मूलतः तो यही है कि उत्तरी गोलार्ध में भी क्या है, जो गर्मी वाली रेखाएं है ना, वो जो स्थलीय भाग आते हैं ना, तब तो ये बिल्कुल सीधी हो जाती है, और जलीय भाग आते हैं ना, तब ये टेढ़ी हो जाती है। उत्तरी अमेरिका में भी सर आप टेढ़ी हुई है। हाँ जी, डॉट हाँ जी। डॉट वाली बात कर रहे हो, सर ये तापमान को प्रभावित तापमान को दिखा रही है 30 डिग्री सेंटीग्रेड को दोनों में। हाँ, 30 डिग्री को ही दिखा रही है। सही है। तो ये कह सकते हैं कि 30 डिग्री जनवरी माह में तो 30 डिग्री है दक्षिणी गोलार्ध में, और जुलाई माह में 30 डिग्री है उत्तरी गोलार्ध में। क्या सर दोबारा बोलना? मैं कह रहा हूँ कि जनवरी माह में 30 डिग्री की, जो 30 डिग्री सेल्सियस की जो रेखा है ना, वो तो है दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी माह में, हम्म। और जुलाई माह में क्या है 30 डिग्री की है, वो उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में है। सर अब आप, हाँ बात सही है, लेकिन ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। लेकिन हाँ, जो मेन क्वेश्चन है ना सर, एक इसमें जो एनसीईआरटी में एक दो फैक्टर दिए हैं कि ये बताया कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो जुलाई में अधिक स्पष्ट दिखाई देंगी ये समताप रेखाएं, या फिर जनवरी में, जुलाई या जनवरी ऐसे दोनों दिया था। और इसमें जो जनवरी की स्पष्ट बोला है सर उसने, एनसीईआरटी ने, कि जनवरी में जब हम देखेंगे ना तो अधिक स्पष्ट दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि सर आप दोनों चित्रों को देखो है ना, और दोनों चित्रों में जो हम बात कर रहे हैं ये अपन उत्तरी गोलार्ध में, तो उसमें स्थल ज्यादा है, तो स्थल ज्यादा है तो वहां पे तो कितना घुमाव आ रहा है, और ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कहाँ कितना घुमाव है, क्या कंडीशन है। जबकि जब जुलाई में हमने उसको अच्छे स्पष्ट नहीं देख सकते। एक तो ये फैक्ट दे रखा है इसमें पहले। एक जो अपना चलता है नॉर्मल, जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो वो किस और अपनी और मतलब आकर्षित होंगी, मतलब अगर स्थल मंडल की बात करें तो वो किस और आकर्षित होंगी, दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो किस और, ऐसी महासागर। क्वेश्चन यही बनता है, इससे ज्यादा है नहीं। अगर ये फैक्ट आप रटोगे ना सर इसको कि ये 30 कहाँ के जा रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, बनेगा तो चलो होगा भी नहीं। क्वेश्चन चलो क्वेश्चन ये बताओ कि जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री की जो रेखाएं गुजरती है, वो कहाँ कहाँ गुजरती है? अब पहले तो ये देखेंगे सर, जनवरी की बात कर रहे हैं, और जनवरी की बात कर रहे हैं तो जनवरी में सूरज कहाँ पे होगा? लगभग दक्षिणी गोलार्ध में, हम्म, दक्षिण गोलार्ध में होगा ना। हाँ, दक्षिण गोलार्ध में होगा। दक्षिण गोलार्ध यानी कि लगभग आप लगा लो कि दिसंबर और जनवरी की बात करें तो मकर रेखा का आसपास होगा सूरज। हम्म, तो वहां सामने तो कितना मतलब एक औसत कितना होता है, जैसा हम देखते हैं जहां भी मतलब जहां सूरज की सीधी किरणें पड़ती है वहां पे औसत तापमान कितना होता है वहां पे? 30 से प्लस ही होता है, लगभग 30 से प्लस ही लगभग। हमारे राजस्थान में होता है ना, ठीक वही मान लो आप। तो सर अब जो ये अपन इसकी बात करें भूमध्य रेखा की, अब भूमध्य रेखा से वो मतलब थोड़ा सा अब ये लगा लो वहां तक पहुंच गया, वो विषुवत रेखा तक लगभग 30, देखो आप उसे थोड़ा नीचे पहुंच गया, क्योंकि तापमान मैं ये क्वेश्चन सुनो जी। एक बार, मेरा क्वेश्चन है कि जनवरी माह में 30 डिग्री सेल्सियस की जो रेखा होती है, समताप रेखा नहीं, तापमान की जो समताप रेखा होती है, वो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ प्रदर्शित होती है? उत्तरी गोलार्ध में नहीं रहेगी सर, वो दक्षिण गोलार्ध में आ जाएगी ना, 30 डिग्री तक का अब आप तापमान अब दक्षिण देखो, गोलार्ध में। आप जी अब सर। आप जनवरी का मैप देखो, अब देखो आप 30 डिग्री की सेल्सियस है ना, केवल और केवल अफ्रीका में है वो। इसके अलावा जो सुंडागर्त है ना, वहां पर है 30 डिग्री की, सिर्फ दो ही जगह दे रखी है। और फिर दक्षिण अमेरिका में क्या है ये? हाँ, एक दक्षिणी अमेरिका में तो है ही ऑस्ट्रेलिया वो। और नहीं, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में? अमेरिका नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में तो है ही वो। मूलतः जो डॉट डॉट दे रखी है ना 30 डिग्री, वो तो 30 डिग्री है ही तो उत्तरी जनवरी गोलार्ध में माह में। थोड़ी है सर ये। तो ये उत्तरी वाली जो गोलार्ध दिखा रही लाइन, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। मैं लाइन की तो बात कर रहा हूँ, ये तो लंबी लाइन दे रखी है, परंतु 30 डिग्री वाली अफ्रीका के जस्ट देखो ना, 20 डिग्री के नीचे जो 30 डिग्री सेल्सियस का राउंड बना रखा है, वो अकेला वह स्थान है उत्तरी गोलार्ध का जो जनवरी माह में भी 30 डिग्री तापमान को दर्शाता है। और ये उसमें भी दिखाएगा जुलाई में भी उत्तरी गोलार्ध में। हाँ, दिखाएगा, मुर्स्तल का भाग है, ये दिखाएगा 100%। यहाँ से क्वेश्चन कहने का बनेगा। तो ये यही तो कह रहा है, जो आप है ना, आपने जो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड उतंगता दे रखी थी, मैंने बताया था ना, तापमान का वितरण को नियंत्रण करने वाले कारक, उसका जो लास्ट पॉइंट था ना, उसमें लिखा था स्थानीय कारक भी तापमान को प्रभावित करते हैं। वो यही है।
जो 30 डिग्री वाला, वो सीधा साधा क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछना चाहे डाउट में डीप क्वेश्चन है, वो पूछेगा कि जनवरी माह में 30 डिग्री सेल्सियस की जो रेखा दर्शाई जाती है वो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ दर्शाई जाती है, कौन से महाद्वीप में दर्शाई जाती है? तो उत्तरी गोलार्ध में दर्शाई जाती है भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर अफ्रीका महाद्वीप में, जहां पर कौन सा है, ये नील नदी के पश्चिम वाला हिस्सा है, जहां से ये तुर्काना और ये जो झीलें पाई जाती है केप ऑफ हॉर्न के जस्ट पश्चिम में। एक दिखाया जाएगा यहाँ सुंडागर्त के पास में, लिम्बो फ्लोर्स और जावा सुमात्रा के पास में, यहाँ दिखाएगा। और अफ्रीका में सर दोनों साइड इसलिए पाया जाता है क्योंकि दोनों गोलार्धों में आ रहा है, जब हम चाहे जुलाई की बात कर रहे हैं चाहे जनवरी की, दोनों में पाया जाएगा ये तो अफ्रीका में। तो इसके अलावा और देखो सर, क्योंकि भाई ये तो दोनों गोलार्धों में आ रहा है ना, तो जुलाई में भी पाएगा इसमें, उत्तरी जस्ट ऊपर भी आएगा। हाँ जी, अब जुलाई का मैप देखो, अब जुलाई का मैप जब देखते हैं ना, तो अब देखोगे कि आपकी 30 डिग्री की जो रेखा है ना, वो समताप रेखा तो डॉट डॉट रूप में है, परंतु असल तापमान जो 30 डिग्री दिखा रखा है ना, एग्जैक्ट जहां पर 30 डिग्री तापमान दिखा रखा है, वो है कैलिफोर्निया के जस्ट में, मेक्सिको के जस्ट नीचे 30 डिग्री का है। इसके अलावा अफ्रीका का पूरा का मरुस्थल, इसके अलावा अरेबियन सागर के वाला भाग, और भारत का जो हिमालयी प्रदेश है और मरुस्थल है, पाकिस्तान है, 5 स्थान वाले हैं, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये है सिर्फ 30 डिग्री के। बाकी और पूरे विश्व में कहीं भी 30 डिग्री वाली रेखा नहीं है, इनको छोड़कर जुलाई माह में। तो रहेगा सर, क्योंकि अब उत्तरी गोलार्ध में आ गया सूरज भाई, जुलाई के लगभग जून जुलाई में, हाँ, तो ऊपर ही आ जुलाई जाएगा। में सही बात है। ऊपर आ जाएगा। ये तो खैर वैसे अगर हाँ क्वेश्चन वैसे हो जाता अगर ऑप्शन के साथ, अगर लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है तो यही का बनता है और किसी का बनता भी नहीं है इस हिसाब से, तो क्योंकि और ऐसा क्रॉस करती नहीं है कोई सी लाइन। ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये रेखा जरूर मिलाती है इसको, परंतु अगर आप इसको डीपली क्वेश्चन देखोगे ना, तो अफ्रीका महाद्वीप में जनवरी माह में 30 डिग्री सेल्सियस की कोई रेखा ही नहीं है। अफ्रीका के दक्षिणी भाग में भूमध्य रेखा के जो नीचे का अफ्रीका है ना, वहां पर है ही नहीं 30 डिग्री, क्योंकि सिर्फ 30 डिग्री की दो ही जगह दिखा रखी है। वो तो एक तो है कि ब्राजील के जस्ट नीचे वाला कौन सा देश है, वहां पर दिखा रखी है, एक ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में दिखा रखी है। ब्राजील से नीचे तो फिर अर्जेंटीना और उरुग्वे आएंगे, पराग्वे। हाँ, पराग्वे, पंपास के मैदानों वाला क्षेत्र है, वहां पर दर्शा रखी है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ये थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन बन सकते हैं या नहीं बन सकते, वो तो थोड़ा मैप को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हम मैप को ही तो रीड कर रहे हैं इसके अलावा। चलो इसको और देख लेंगे सर बाद में। हाँ जी, हाँ ठीक है। उसके बाद में है ये जुलाई, इसी पर है, पेज नंबर 89 पर है, लास्ट पैरा है। जुलाई की समताप रेखाएं प्राय अक्षांशों के समांतर चलती है। विषुवतीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है। विषुवतीय महासागरों में तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है। एशिया के उपोष्ण कटिबंध स्थलीय भागों पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ साथ में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पाया जाता है, और 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी के मध्य तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया जाता है। चित्र 9.5 आगे वाला है कोई। जनवरी और जुलाई के बीच में तापांतर को प्रदर्शित करता है, ताप के अंतर को प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप, अंडरलाइन करना है इसको, सर्वाधिक तापांतर है वो यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी कि साइबेरिया वैसे सर उत्तर पूर्व में है, अगर पूरा एशिया का देखा तो नहीं, साइबेरिया उत्तर में तो उत्तर पूर्व। हाँ हाँ, उत्तर तो हो ही गए, उत्तर से पूर्व जो अपन उधर जाएंगे अमेरिका की तरफ थोड़ा जाएंगे, वो लास्ट में जो निकला होगा उसको, जो लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें जुलाई और जनवरी दोनों का मध्य का तापांतर दिखा रखा है, जैसे भी आप पढ़ना चाहो। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है, इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है। सर जो वार्षिक मतलब वार्षिक है या मंथली महीना का वर्ष वो है तापमान अंतर, या फिर डे का है ये? सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया और हाँ सर्वाधिक तो है, जुलाई लेकिन कौन सा? ये लिख रखा ना, जुलाई एवं जनवरी के बीच का तापमान तो वार्षिक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ वार्षिक रहेगा, ठीक, वार्षिक ही होना चाहिए, क्योंकि जनवरी और जुलाई दोनों को काउंट करते हैं तो ये वार्षिक ही बन जाता है। 6 महीना वो और 6 महीना वो। इसके बाद में इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है। सबसे कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड
का तापमान 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम, ये कोई बता सकता है कि महाद्वीपीयता क्या होती है? महाद्वीप महाद्वीप रहता है जो उसका जो जितना बड़ा स्थल क्षेत्र होता है शायद उसी को बोलते हैं, जहाँ आसपास और चीजें ना हो, स्थल स्तर काफी हो, महाद्वीपीयता। सर वो महाद्वीप के कारण ज्यादा देरी से गर्म होना और से ठंडा होना, वो फिर कहाँ होता है? उत्तरी भारत में उत्तरी भारत में मौसम के सारे प्रकार पाए जाते हैं। सर्दी है, गर्मी है, बसंत ऋतु है। वो किस कारण से? वो महाद्वीपीयता के कारण ही है। कई रीजन है, देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि महाद्वीप का मतलब क्षेत्रफल है, तो जो पानी होता है वो किनारों पर बरसते बरसते अंदर तक जाते जाते वर्षा मतलब कम होती चली जाती है, तो महाद्वीप के आंतरिक भागों में वर्षा बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से फिर पूरा जलवायु परिवर्तन हो जाता है। तो वो भी हो जाते हैं कि सागर से दूरी वर्षा जलवायु को इफेक्ट करती है। सर तो और एक आप देखिए ऋतु की, गर्म और ठंडा। आप सर दिल्ली, ऋतु की बात कर रहे थे ना अभी। एक सेकंड, इसी के बाद क्वेश्चन के बाद में बात। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और गोवा का मान लो, सबसे ज्यादा महाद्वीपीयता का प्रभाव कहाँ होगा? दिल्ली, कोलकाता, दिल्ली में, चेन्नई, गोवा। दिल्ली में होगा, दिल्ली में सर। क्योंकि वो समुद्रों से दूर है। असल में महाद्वीपीयता वहाँ के मौसम को इंडिकेट कर रही है, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, सर्दी भी पाई जाती है। परंतु कोलकाता, चेन्नई और गोवा, यहाँ पर सर्दी का मौसम नहीं पाया जाता। सम मौसम है, वहाँ पे एक जैसा तापमान है। अगर यहाँ उत्तरी गोलार्ध में या राजस्थान, भारत वाले उत्तरी क्षेत्रों में अगर कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना, तो गोवा में किसी प्रकार की ठंड नहीं है। वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि ठंड क्या चीज होती है। ये है महाद्वीपीयता। उसके बाद में तापमान का व्युत्क्रमण। तापमान का अच्छा टॉपिक है ये। तापमान का व्युत्क्रमण सामान्यतः ज्यादातर तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, जिसे सामान्य ताप दर कहते हैं। वो तो पढ़ा ही है सभी ने। इस प्रकार कई बार स्थिति बदलती जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट जाती है। सामान्य ताप ह्रास दर उलट जाती है, इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है। यह काफी सामान्य घटना है। सर्दियों की मेघविहीन लंबी रात तथा शांत जलवायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। कौन सी? सर्दियों की कौन सी रातें? मेघविहीन, बादल रहित रातें और शांत जलवायु व्युत्क्रमण अनुपात के लिए आदर्श दशा है। दिन में जो प्राप्त उष्मा हुई है, रात के समय में विकृत कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की आवाज से अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण का होना सामान्य है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर वर्ष भर तापमान का व्युत्क्रमण होना सामान्य बात है। उसके बाद में भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं तथा धूलकण व्युत्क्रमण के नीचे एकत्रित होकर, धुआं व धूलकण व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्रित होकर चारों ओर फैल जाता है, जिसे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है, जिसे सर्दियों में सुबह के समय में घने कोहरे की रचना सामान्य एक घटना है। यह व्युत्क्रमण कुछ घंटों तक ही रहता है। आरिफ सर माइक ऑफ करना। कुछ घंटों तक ही रहता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ यह समाप्त भी हो जाता है, जो कोहरा होता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवहन के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ियों और पर्वतों में रात में ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रभाव से भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है, यानी कि वो नीचे वाले भागों की ओर बहती है और ढाल के साथ ऊपर से नीचे की ओर होती है, ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। यह घाटी की तली में
किसकी तली में? घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्रित हो जाती है, जिसे वायु अपवहन कहते हैं। यह पाले से पौधों की रक्षा करती है, यह पाले से पौधों की रक्षा करती है। बस समाप्त। इसके बाद में प्लैंक का नियम यह बताता है, कौन से प्लैंक का? प्लैंक का नियम यह बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होती है होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी। ठीक है, ये तो बात। उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही लघु होगी। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। 1 ग्राम पदार्थ को तापमान का 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा गया है। यह चैप्टर खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, या कोई स्पष्टीकरण है किसी का, किसी के संदर्भ में? प्रश्न 1 है, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? किस अक्षांश पर 21 जून को सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं? विषुवत वृत्त के ऊपर, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। सही है, कर्क रेखा की बात हो रही है यहाँ पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। निम्न में से किन शहरों में, शहरों की बात हो रही है, निम्न में से किन शहरों में दिन ज्यादा लंबा होता है? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़ और नागपुर। तिरुवनंतपुरम ही होगा क्या इसका? जी। एक बार, तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है ना? हाँ। रीजन बता देना सर, क्यों है बताओ। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बात है, बताओ। सर क्या है दोबारा कि क्या सर है क्वेश्चन, क्या सर? ये एनसीईआरटी वाला सेकंड क्वेश्चन है मैम। ये कह रहे हैं कि जो सबसे दक्षिण में कौन सा इनमें से, पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें चारों में से, क्योंकि जो हमारा जो सूरज है उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध दोनों में चलता रहता है। तो ये लगा लो कि सबसे ज्यादा लंबा डे कहाँ रहेगा, जो भूमध्य रेखा की तरफ होगा, जो भी शहर। हाँ, ये तो बात सही है, सही है ये अब तो बात। भूमध्य रेखा की तरफ कौन सा होगा ये देख लो अब आप उत्तरी गोलार्ध में। तो सबसे नजदीक तो ये तिरुवनंतपुरम है, जो हाँ, सूरज के सर्वाधिक नजदीक होगा, इसलिए सबसे ज्यादा लंबा डे होगा यहाँ पे। और जितनी ऊंचाई पे जाएंगे इतना ही फिर कम होगा फिर वो डे, उस हिसाब से। हाँ, ये भी सही है। हैदराबाद है, चंडीगढ़ है, नागपुर है, ये उत्तरी भारत के हैं। ठीक है, तिरुवनंतपुरम दक्षिणी भारत का है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया, ये कोई प्रोसेस है, किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? सबसे ज्यादा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण से, लंबी तरंग दैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण से, परावर्तित सौर विकिरण से, या प्रकीर्णित सौर विकिरण से। बी आएगा ये सर, लंबी तरंग हाँ, दैर्ध्य और स्थलीय, स्थलीय जो पार्थिव ये, विकिरण बोलते हैं जिनको। हाँ, पार्थिव विकिरण वाला यही है। शब्द उल्ट पुल्ट दे रखे हैं, बाकी तो यही होना चाहिए, दीर्घ तरंग दैर्ध्य जिसको बोलते हैं। उसके बाद में निम्न पदों को उसके उचित विवरण के साथ मिलाएं। सूर्य ताप, आने सूर्य वाला ताप, सौर विकिरण से आने आएगा वाला सर सौर पहले का। विकिरण पहले में से। उसके बाद में एल्बिडो, किसी वस्तु किसी द्वारा वस्तु के प्रवर्तित द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश, बिल्कुल ये है डी। दृश्य प्रकाश, एल्बिडो का डी हो जाएगा। समताप रेखाएं, समान समान ताप वाले तापमान जोड़ने वाले, वाली रेखा। हाँ, ये बी के साथ सम्मिलित हो जाएगा। और वार्षिक तापांतर, ये तो एक के साथ हो जाएगा। वार्षिक हम्म। तापांतर क्या कह रहा है? सबसे पोषण, पोषण और हाँ, सबसे सबसे गर्म और शीत में, सबसे शीत वाला, हाँ वही है, उष्ण महीनों वाला और का शीत वाला, मध्य का मध्य तापांतर तापमान जो होता है, का वार्षिक वाले अंतर। जो भी बात। हम्म। उसके बाद में है 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के विषुवतवर्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिक होता है। इसका मुख्य कारण क्या है?
पहला उष्ण ऑप्शन पढ़ते कटिबंधीय हैं। क्षेत्रों में विश्व गर्मी ऋतु। के दिनों की लंबाई विषुवतीय क्षेत्रों से ज्यादा होती है सर, दूसरा ऑप्शन होगा। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, चार जब भी पता चलेगा ऑप्शन के हिसाब से। नहीं, जी। विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई विषुवतीय क्षेत्रों से ज्यादा होती है। पहले तो क्वेश्चन उपोष्ण को समझ लो सर, कटिबंध क्या है क्वेश्चन, क्या हाँ कहना चाह रहा है। क्वेश्चन पृथ्वी की तो विषुवत देखिए, रेखीय विषुवत वृत्ति, हाँ बोलिए। आप पढ़ो सर, मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है। पृथ्वी के विषुवत वृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा, मतलब विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है उसकी अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण जो कटिबंध होते हैं, उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है। मतलब ये कह रहा है कि विषुवत रेखा से अधिक तापमान कहाँ होता है, उपोष्ण पर होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां बादल कम होते हैं, और बादल अगर होते तो पार्थिव किरण वहीं रुक जाती, लेकिन वो रुकी नहीं है क्योंकि बादल नहीं होते, तो इसलिए जो पार्थिव किरण है ना वो सीधी आसमान में अंतरिक्ष में चली जाती है। सबसे बड़ा रीजन है कि वहां तापमान अधिक इसलिए होता है, ये कहना चाह रहा है एक पहली लाइन। दूसरी बात कह रहा है ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई विषुवत रेखा क्षेत्रों से ज्यादा होती है। गर्मी के दिनों में लंबाई किसकी, क्षेत्रों की, ये तो मुझे ठीक लगेगा। गलत है। उपोष्ण क्षेत्र ग्रीन हाउस प्रभाव विषुवत रेखा की अपेक्षा ज्यादा गर्म होती है। उपोष्ण कटिबंधीय, इसमें यही आंसर होना चाहिए सर। क्षेत्र विषुवत क्षेत्रों की अपेक्षा महासागरीय क्षेत्र में ज्यादा करीब है ना। विषुवत रेखा क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं, तो सीधी किरणें आ जाती है वहां पे सूरज की, तो उस हिसाब से भी ज्यादा तापमान है वहां पे। और वैसे भी हम पढ़ते हैं उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में ज्यादा तापमान होता है विषुवत रेखा की अपेक्षा, ये नॉर्मल वैसे भी फैक्ट है। या फिर होते ही नहीं है बादल। बहुत कम होता है, नॉर्मल होता है, कभी मतलब बहुत ही कम ही लगा लो, ना के बराबर वो नहीं बराबर। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 2 नंबर ऑप्शन वो ट्विंकल मैम कह रहे थे कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई विषुवतीय क्षेत्रों से ज्यादा होती है। ये भी तो सही बात है कि वो कह रहे हैं कि कहाँ? उपोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है ना, वहां उपोष्ण कटिबंध देखो जो मरुस्थल कहाँ पर है, 15 से लेकर 30 तक है, और वो जो क्षेत्र है ना वो उपोष्ण कटिबंध है। वो कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई बहुत ज्यादा है। गर्मी के दिनों की जो लंबाई है ना वो बहुत ज्यादा है, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है। यानी इस लाइन को पढ़कर आप प्रश्न को पढ़ोगे ना तो ये बात सेट हो जाती है बिल्कुल। नहीं होएगी सर। जो सबसे लंबा दिन होता है वो तो मतलब कभी भी हो भूमध्य रेखा के पास ही होता है। गर्मी हो तो नहीं, उस 12 घंटे उपोष्ण, का सर दिन हो सर सकता सुनो है। सुनो, आप गर्मी से मतलब ले रहे हो कि, तो आप कह रहे हो उपोष्ण कटिबंध, इसलिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की कोई बात ही नहीं कर रहा है कि कहाँ पे गर्मी का मौसम है। अगर आप सिर्फ उपोष्ण कटिबंध की बात करोगे तो उपोष्ण कटिबंध तो गर्मी के टाइम में दक्षिण गोलार्ध में भी तो है, वहां तो नहीं है इतना दिन की अवधि इतनी ज्यादा, क्योंकि सूर्य तो उत्तरी गोलार्ध में। तो एवरेज जो आएगा वो मध्य रेखा ही है, और उसका कारण यही है कि सूर्य सबसे ज्यादा लंबवत वहीं रहता है। लेकिन अब आप कहोगे कि गर्मी में तो कर्क रेखा पे भी है, तो पर उपोषण में तो दोनों गोलार्ध आएंगे ना, उत्तरी गोलार्ध भी आएगा दक्षिण भी आएगा। तो आप कैसे मान रहे हो कि भाई वही है? तो मेन रीजन ये बादल ही होता है सर, कि गर्मी के टाइम में मतलब भूमध्य रेखा पे तो बादल होते हैं हमेशा, सनवैन वर्षा होती रहती है, और लेकिन चलो उपोषण कटिबंध जो क्षेत्र वहां नहीं होता। एक क्वेश्चन है सीधा विषुवत श्रम पर। रेखा पर तो 12 घंटे से ज्यादा बड़ा दिन हो ही नहीं सकता ना, 12 घंटे का ही दिन होता है। नहीं और नहीं, जैसे हम कर्क रेखा मेंशन की किया तरफ हुआ जाते नहीं हैं। है ना, इसमें कोई एक गोलार्ध की बात नहीं है ना। आप मैम उपोषण कटिबंध बोल रहे हो तो आप कैसे ले लोगे कि ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की बात है या दक्षिण गोलार्ध की बात है? ये भी सही बात वो है। तो दोनों के लिए एक साथ आएगी ना फिर। बात तो ये भी सही है। वैसे सर जैसे हम जब भी ये चीज पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बादल ज्यादा इफेक्ट करता है इस चीज को, क्योंकि देखो सूरज तो जब उत्तरी गोलार्ध की, अगर मान क्वेश्चन में ये उत्तरी गोलार्ध बोल रहा है, एक पहली चीज तो हमारे सामने कि ये जो क्वेश्चन पूछा ना उत्तरी गोलार्ध के सापेक्ष में पूछा है, पहली बात ये, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात ये बात कर रहे हैं कि अगर आप ये कर रहे हो ना, जो सेकंड आप बता रहे हो, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ज्यादा कहाँ होती है, ये बता रहा है कि वहां ज्यादा ये दिन लंबा है, मान ली रात भी तो होती है भाई, ठीक है चीज। अब मैं तो ये कह रहा हूँ मैम कि जो ये पूछ रहा है कि वहां गर्मी अधिक क्यों है, भाई एक नॉर्मल देखें हम, विषुवत रेखा की अगर बात कर रहे हैं, एक दोनों बात कर रहे हैं विषुवत रेखा से उसके बीच की, और जो बादल है ना वो ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर बादल वहां मान ले वहां पे नहीं होंगे
अगर बादल होते तो वहां तो सूरज पूरा प्रॉपर पहुंच नहीं पाता, बादल है नहीं इसलिए तो वहां पहुंच रही है पहले। भाई दिन तो चलो आपका लंबा कम है वो तो अलग, अगर वहां बादल होते तो क्या वहां ज्यादा गर्मी होती, ज्यादा होती कुछ? जब बादल होते इस हिसाब से सूरज पूरा प्रॉपर पहुंच नहीं पाता, या और भी कोई इफेक्ट हो सकता, लेकिन बादल को ज्यादा मानते हैं। बाकी अगर मैम ये कह रही है तो कोई बात नहीं, इसमें अगर फैक्ट होगा तो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो ये लग रहा फर्स्ट वाला। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जी बताओ कि भूमध्य रेखा से ऊपर का गोलार्ध ज्यादा गर्म रहता है, अगर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है तो उत्तर वाला गोलार्ध ज्यादा गर्म रहेगा या दक्षिण वाला गोलार्ध ज्यादा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर ही है। लेकिन आप अगर ये तो आप तो महाद्वीपीय टॉपिक के हिसाब से। जी नहीं, इस टॉपिक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध है ना वो ज्यादातर महाद्वीपीय है और दक्षिणी गोलार्ध है ना वो ज्यादातर जलीय है। हाँ जलीय भाग है वो देरी से ही तो गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं, परंतु जो स्थलीय भाग है वो तेजी से गर्म होते हैं और तेजी से ठंडे होते हैं। अगर तेजी से कोई चीज ठंडी हो रही है ना तो इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध है वो ज्यादा गर्म है, किसके मुकाबले? दक्षिणी गोलार्ध के। दक्षिणी गोलार्ध में 6 हाँ घंटे में जितनी 6 मैं घंटे सर में ये कह रहा जितना था गर्म रहता महाद्वीपीयता है की ना वजह से उत्तरी वो उसके गोलार्ध डबल को, कर हाँ। देगा। एक तो वो है। अब उसके बाद में दूसरा इसी के साथ क्वेश्चन जुड़ जाता है कि अगर भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन है तो कर्क रेखा पर कितने घंटे का दिन होगा और मकर रेखा पर कितने घंटे का दिन होगा? तो कहने का मतलब है अभी बड़ा होगा या फिर छोटा होगा या समान होगा? अगर सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर है, एक तो पहली बात कंडीशन ये। उसके बाद में वो कहता है कि उत्तरी गोलार्ध है वहां पर दिन बड़ा होगा या दक्षिणी गोलार्ध पर दिन बड़ा होगा? सर वो क्वेश्चन वैसे तो बराबर बराबर ही होगा होने को, तो अगर आप हाँ भूमध्य रेखा की बात कर रहे हो ना सर, जब तो बराबर होगा। अगर उस हिसाब से बात करो आप, क्योंकि दोनों गोलार्धों बराबर होगा अगर भूमध्य रेखा की बात कर रहे हो तो आप। और रही बात इसकी, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका क्वेश्चन का एक ही, वो तापमान अधिक क्यों होता है। आप दिन बड़े और छोटे की वजह से अगर आप देखोगे ना सर, बादल बहुत बड़ा इफेक्ट रखेगा, आप इस चीज को देख सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ आपसे सर, अगर वैसे अभी अगर आप इसी क्वेश्चन की वजह से कह रहे हो। और दूसरी बात जो आपने फैक्ट है वो सर अपने जो एनसीईआरटी में भी लिख रहे हैं कि भाई वो जैसे 20 डिग्री 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश कितने टाइम का डे होगा, वो डे के हिसाब से उसमें वो बढ़ जाएगा। वो तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिण हाँ गोलार्ध हाँ में होगा तब। वो तो तब होगा। अब इसका संशय तो दोनों में ही है। और इसका जैसे सॉल्यूशन बादल अगर वाला सही देखो, मेरी बात सुनो सर, कई बार क्या होता है कि जैसे हम एग्जाम में करते हैं जब भी ऐसे ही होता है, समझ रहे हैं मेरी बात सर, कि जैसे अब आप हमें लगा हम फर्स्ट कर पाएंगे, मैम को लगा वो सेकंड, ठीक है जो भी है ठीक, कोई बात नहीं। एग्जैक्ट क्या है कि अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हम लेंगे जरूर लेंगे, इसको कल सोल्यूशन 100% बता देंगे, ये है इस वजह से। लेकिन अभी जो हमने अपना अपना तर्क दे दिया और हमने जो पढ़ रखा है सही वो अगर सामने वाले ने किसी ने पढ़ रखा वो अपने हिसाब से करेगा। क्वेश्चन गलत कैसे होते हैं? ऐसे तो होते हैं अगर सब कुछ सेम ही सबका हो तो फिर गलत और सही नहीं होगा किसी का भी, गलत है ठीक है। सही नहीं होगा हाँ सही। इससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा, अगर कुछ चीजें ऐसी निकलेंगी, ऐसा नहीं कि परफेक्टली हम सही हैं, ऐसा नहीं है। हम अपना एक तर्क दे रहे हैं कि इस वजह से ये चीज है, क्योंकि हमने ज्यादातर जो चीजें पढ़ रखी हैं। और जो आप सेकंड बता रहे हैं तो वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, उन्होंने कुछ चीजें ये पढ़ रखी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर ऐसे कुछ क्वेश्चन डाउटफुल आते हैं, इसका सोल्यूशन हम जरूर करेंगे, कल की तारीख में कर लेंगे। सबसे पहले आते ही इस बादल क्वेश्चन का राइट आंसर दिया जाएगा। जी सर। बादल वाला तर्क है ना उतना ही मजबूत है जितना दूसरे वाला तर्क मजबूत है। अब इसके लिए या तो दोबारा एनसीईआरटी पढ़ी जाए सर, वहीं से जहां से है नहीं एक बार ये लाइन पढ़ो नहीं, इसको कुछ देख कुछ लेना। ऐसा मिल सर सकता है वहाँ। आंसर इसका वही होगा, फर्स्ट नंबर का ही होगा सर आंसर इसका। जब हम आपसे कह रहे हैं सर आप इसको पीछे से ले जाओगे ना, हाँ आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। हम्म, और आपको कल यहाँ जब वीसी चालू करेंगे उस टाइम में बता दूंगा ये इस वजह से ये यहाँ पर ये चीज दे रखी है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, बादल का बहुत बड़ा इफेक्ट है सर, जब हम है सर। कंप्लीटली। जी सर, इस वजह से इससे ज्यादा मजबूत वो है। मान लिया आपके बड़े दिन छोटे दिन ठीक है होते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन उसके अलावा वहाँ अधिक इसलिए ना क्योंकि वहाँ अब अच्छा एक बात बताओ सर, जैसे अपन नॉर्मल देखते हैं, ये बताओ कि जो तापमान है अधिक कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर होगा या फिर कहाँ पर होगा, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा या मकर रेखा पर होगा, मतलब अयन रेखीय भागों पर होगा या भूमध्य रेखा पर होगा अधिक तापमान, बताओ एन रेखिए। क्यों? क्योंकि वहां पर बादल नहीं है। सर वही तो कह रहे हैं हम। बात आ रही है सर यहाँ पे। बादल सर मेरे सामने एनसीआर
मेरे सामने जी एनसीईआरटी खुली हुई है और मैं आपको पढ़ यस के बता देती हूँ। यस मैम। देखो, अगर हम बात करते हैं ना सूर्य ताप कहाँ प्राप्त होगा, सूर्य ताप हम लेते हैं ऊपर वायुमंडल की सतह पर, वही लिखते हैं ना हम कि वायुमंडल की सतह पर तापमान जो प्रति घन मीटर है या क्या है उसमें जो प्राप्त होता है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो सूर्य ताप है ना वो सबसे ज्यादा प्राप्त होगा भूमध्य रेखा पर, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें आएगी सीधी। और जैसे जैसे आप हाँ ध्रुवों की तरफ जाओगे तो भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप, ध्यान से पढ़ना, सूर्य ताप अलग चीज है। ये अपनी पहली और लाइन में ताप लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि और सूर्य तापमान ताप अलग चीज अलग चीज है और तापमान और अलग तापमान। चीज है। तो जी सूर्य ताप कहाँ आ रहा है, वायुमंडल में ऊपरी सतह पर, आ तो वो रहा है मध्य रेखा पर। फिर आप जैसे पेज टर्न करोगे वहां पे एक चीज लिखी हुई है मेघ तथा वर्षा, उसमें लिखा हुआ है धरातल पर स्थित वे क्षेत्र जहां पर मेघ छाए रहते हैं तथा वर्षा भी अधिक होती है, वहां का तापमान अधिक नहीं हो पाता, क्योंकि मेघ सूर्य की किरणों का परावर्तन कर देते हैं, बादल परावर्तन कर देते हैं। और तापमान कब बढ़ता है, पार्थिव किरणों के कारण। जैसे भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत पड़ने के बावजूद भी वहां पर अधिक तापमान नहीं हो पाता जितना कि मेघ रहित उष्ण मरुस्थलीय भागों में। तो आप ये मतलब कि सूर्य लंबवत है तो भूमध्य रेखा पर, वो फैक्ट नहीं है। सूर्य ताप अलग चीज है, लेकिन हमारी पृथ्वी तो गर्म हुई नहीं, क्योंकि ऊपर बादल हैं तो वो तो लघु तरंगों के रूप में वापस चले गए। गर्मी वहां हो रही जहाँ पे बादल नहीं है, पार्थिव किरणों के रूप में मतलब किरणें आई है, क्योंकि सर एक वायुमंडल चीज सबसे ज्यादा पार्थिव किरणों से गर्म। सर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। अब आपने कहा कि जो आप इसकी बात लगा रहे हो कि दिन बड़ा है या छोटा है, आप इसी की बात कर रहे थे ना। दिन और बड़ा और छोटा किसकी वजह से होता है, ये बताओ सर पहले तो आप मुझे। दिन और बड़ा छोटा इसी वजह से, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध में हो हाँ सूरज, नॉर्मल सी बात है। हाँ इसी से। सर अभी हमने तापमान में देखा ना कौन कौन से फैक्ट पढ़े हमने जो मतलब तापमान को प्रभावित करते हैं, पहली बात उनको पढ़ा देता हूं मैं आपको, सिर्फ ये 6 हैं, ज्यादा नहीं है। ये कह रहा है कि उस स्थान का अक्षांश का आधार पर, पहला हो गया। अगर आप दिन लंबा कम का होगा तो मुझे बताना कहीं होता है ना सर। एक तो कह रहा है ये अक्षांश का आधार पर तापमान होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता मतलब ऊंचाई की बात कर रहा है, ठीक है। तीसरी बात कर रहा है समुद्र तल से दूरी, ठीक है। चौथी बात कर रहा है वायु सन्हति परिसंचरण, एक हवा जो जा रही आ रही है, ठीक है, वायु के बारे में, ठीक है। और एक कोष्ण ठंडी और ये जलधाराएं, और एक स्थानीय कारक, ठीक है। अब स्थानीय कारक भी वहां का, क्योंकि वहां बादल नहीं है। दूसरा वायु, जो वायु है ना सर, वायुमंडल भी प्रभावित करता है इस चीज को। वायु जो सनती वायु है जो अपने पास, वो भी, यहाँ दिन और रात का कोई मतलब ही नहीं हुआ आपके। ये तो क्वेश्चन आ सकता है हमारा, ये तापमान को प्रभावित नहीं करता। और जबकि आप इस बात को करते हैं ना सर कि दिन रात और पृथ्वी घूर्णन वगैरह वो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं, तापमान को नहीं सर करते वो। दिन की अवधि की आप बात कर रहे हो, तो हम ये पढ़ते हैं कि जो नॉर्वे वहां पे 6 महीने दिन रहता है 6 महीने रात रहती है, तो फिर इस हिसाब से तो तापमान से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि दिन हाँ की अवधि उस तो हिसाब उससे ज्यादा तो कहीं भी नहीं है। तापमान की तीक्ष्णता, ये वर्ड पे ध्यान दो, ये नहीं कि दिन उजाला कितना है, लेकिन उजाला तो है लेकिन उसमें तीक्ष्णता नहीं है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं है। वो आ तो रही है नॉर्वे में, जो वो सूर्य दक्षिण गोलार्ध में तो भी उधर वो आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में तो भी आ रहा है। तो पर वो बात वो होगी ना कि वो किरणें वो तिरछी आ रही है, वो दिन रात दोनों टाइम आ रही है पर तिरछी है, तो उसमें तापमान नहीं बढ़ेगा ज्यादा। तो दिन और रात से कभी भी तापमान का कोई लेना देना नहीं है। सूर्य ताप हो सकता है भाई, कहाँ कितनी ज्यादा देर रहा है सूर्य के जी मतलब सामने रही है वो सर, चीजें। मैंने आपको सर एक चीज बताऊं, मैं आपको कल मैं आपसे एक चीज बोल रहा था, जब हम तापमान को और सूर्य तप को दोनों को पढ़ लेंगे, दोनों चीजें अलग होती हैं और दोनों के जो प्रभावित करने वाले कारक भी अलग हैं सर। जैसे बात करूं मैं आपसे दिन की अवधि, देखो आप सूर्य तप में आओ पीछे, उसमें देखो प्रभावित करने वाले कारक में है दिन की अवधि। सूर्य तप को प्रभावित करेगा, वो तापमान को नहीं करेगा। तापमान को प्रभावित क्या करेगा, वायुमंडल वो वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, हवाएं वगैरह वो। आप पीछे जाओगे ना, इन दोनों में अंतर है। और मैं कल आपसे बोल रहा था इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा सर हमें, मैंने बोला था कल भी, आपको शायद याद हो तो। सही है बात, सही है, तो सही है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं सर। बाकी अब देखो हो सकता है मैम अपनी जगह वो सही हो, कहीं उन्होंने कुछ चीज पढ़ी होगा, हम उसको गलत साबित नहीं कर रहे हैं, हम अपना तर्क दे रहे हैं कि सर ये है और इस वजह से होता है, ये चीज है। वैसे लगता है एक क्वेश्चन के चक्कर में बहुत सारी चीजें, नहीं नहीं लेकिन और हाँ एक चीज सर, ये चीज है देखो, हमारे ग्रुप से कोई भी ऐसा, हम देखो हम भी आपकी तरह स्टूडेंट है, आप भी, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि देखो एक दूसरे से हम डिस्कस करेंगे इस तरीके से कोई चीज करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको गलत साबित कर रहे हैं। हम अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, जो फाइनल है वो मान लेंगे, और आपको जो अच्छा लग रहा है वो मान सकते हो। लेकिन एक फर्ज बनता है हमारा, कोई बुरा ना माने गलती से भी, है ना कोई, क्योंकि हमारे जरूरी ग्रुप भी है हमारे ये। एक फैमिली है।
हमारी फैमिली है, और हमारी फैमिली का ये हो गया कि देखो नॉर्मल सी कोई डिस्कस हो गया तो समझ ये नहीं हम आपको गलत बोल रहे हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि आपसे गलत भी ना बोलें और अच्छे से कोई चीजें सोल्यूशन भी हो जाए, ये चीजें। और फैमिली है नहीं हमारी, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा, गलत ले हाँ जाए कुछ। सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बुरा नहीं मानता यहाँ पे, सबको नहीं पता मैम है। को, नहीं बिल्कुल कहना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि डिस्कस में कई बार कुछ चीजें हम अपना तर्क दे रहे हैं, वो सामने वाले को लगे कि ये अपनी दिखा रहा है, ज्यादा चला रहा है, ऐसा नहीं है, हम अपना सिर्फ एक तर्क दे रहे हैं सर, इस वजह से ये चीजें हैं। हाँ, ऐसा कई बार क्या नहीं है, हमारा मोटिव नहीं है कि हम आपको नीचा दिखाएं या आपको गलत साबित, नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी। अगर आप सही हो बिल्कुल सही हो, अगर हमारी गलती होती है तो हम मान लेते हैं, हो सकता है हम गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम खुदा चेक है। हो जाएगा, कल तक चेक हाँ हो जी सर, जाएगा ये उत्तर भी हाँ इसका मिलेगा। सोल्यूशन कर लेंगे, ये बोल रहे हैं।